यस, सो जैनिज्म के अंदर वी हैव डील विद अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी। जैनिज्म के अंदर हमने देखा है कि एक ये बिलीव करते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिज्म पे। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म मैंने आपको समझाया था व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रियलिज्म। एंड ऑब्जेक्टिव रियलिज्म से हमको ये पता चलेगा कि एन ऑब्जेक्ट हैज व्हाट, ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी एंड वी आर ए लिमिटेड बीइंग, सो वी कैन परसीव ओनली सम लिमिटेड क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। तो ऑल आवर नॉलेज इज व्हाट, ऑल आवर नॉलेज इज पार्शियल। ठीक है, लिमिटेड, रिलेटिव। सो हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसको अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी। जैसे इन्होंने 6 ब्लाइंड मैन का एग्जांपल दिया, 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। इसके अंदर ये ब्लाइंड मैन एलिफेंट के को जब टच करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो इसके थ्रू हम ये समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया कि भाई जो जैनिज्म जो थॉट है दैट इज गोइंग फॉर द मल्टीकल्चरलिज्म। जस्ट Jainism thought is going for what? For multiculturalism. अब ये मल्टीकल्चरिज्म का थॉट कैसे बन जाता है ये अपन को इसके अंदर समझना होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज करते हैं शात, जिसके अंदर ये डिलीवर करते हैं स्टेटमेंट्स को शात के थ्रू। और शात के बेसिस पे इन्होंने 7 स्टेटमेंट्स बना दिए हैं और उन 7 स्टेटमेंट को बोलते हैं सप्तभंगी न्याय। ठीक है, अब देखिए इसको अपन को ये समझना होगा कि ये किस तरह से मल्टीकल्चरिज्म फैलाता है, राइट। मल्टीकल्चरिज्म को प्रपोज करता है या प्रोपोगेट करता है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई देखिए, मान लीजिए कोई एक हिंदू पर्सन है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। ये दो पर्सन है, हिंदू एंड मुस्लिम। ये किसी चीज पे लड़ रहे हैं। ठीक है, किसी एक चीज पे, किसी एक थॉट के ऊपर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये जैनिज्म को फॉलो करता है ये पर्सन, ये जैन है कोई। ठीक है, तो ये आएगा, इन दोनों का फ्रेंड था ये, राइट। और ये इनसे बोलेगा कि भाई वाई यू आर फाइटिंग, सो दे विल टेल हिम दैट देखो इस तरह का थॉट है, तो ये पर्सन प्लस बोल रहा है और ये पर्सन माइनस बोल रहा है। तो ही विल से, तो ये दोनों पूछेंगे भाई अब आप बताओ, ए और बी पूछेंगे आप बताओ भाई सी कि हु इज राइट, कौन सही है, ये हमको बताओ कि हु इज राइट। तो सी विल टेल देम, सी उनको क्या बोलेगा, सी बोलेंगे यू, ए इज राइट so as b, b is also right, but a is shat right and b is also shat right। अब जब ये इनको बोलेगा ऐसा, तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या है शात, क्या है ये शात, कहाँ से आ गया, लड़ना तो भूल जाएंगे और सोचेंगे शात क्या है। फिर ये अपनी फिलॉसफी समझाएगा इनको, देखो शात का मतलब क्या होता है कि तुम भी कंप्लीट नहीं हो, तुम भी एब्सोल्यूट नहीं हो और तुम भी एब्सोल्यूट नहीं हो, देन व्हाई यू आर फाइटिंग, तुम फाइट क्यों कर रहे हो अपने एक दूसरे के प्रति। ठीक है, जब तुम दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं हो, व्हेन यू आर नॉट एब्सोल्यूट, तो व्हाटएवर यू आर डिलीवरिंग, ही इज आल्सो डिलीवरिंग रिलेटिव नॉलेज एंड यू आर आल्सो डिलीवरिंग रिलेटिव नॉलेज। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द एब्सोल्यूट नॉलेज और यू आर नॉट एब्सोल्यूट, यू आर लिमिटेड बाय योर सेंसेस। तुम अपने सेंसेस के द्वारा लिमिटेड हो, तो तुम एब्सोल्यूट नहीं हो। दैट्स व्हाई यू आर डिलीवरिंग व्हाट, यू आर डिलीवरिंग जस्ट अ रिलेटिव नॉलेज एंड लिमिटेड नॉलेज एंड पार्शियल नॉलेज। तो तब जब ये इसको ऐसे बोलेंगे कि भाई तुम रिलेटिव नॉलेज, पार्शियल नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज, तो दोनों अगर मान गए तो इस थॉट को, ये थॉट क्या हो जाएगा, मल्टीकल्चरिज्म के लिए, मल्टीकल्चरिज्म की तरफ चला जाएगा। ये रिलीजियस प्लूरलिज्म की तरफ चल जाएगा, ये रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ चल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, इसके क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। देखो शादवाद थ्योरी जो है ना, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म होंगे और शादवाद थ्योरी के इतने सारे क्रिटिसिज्म हैं कि अच्छा, किसी को कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है शादवाद थ्योरी का? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिवनेस का क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? देखो ये क्या चीज बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे शात अस्ति, ये बोलते हैं शात अस्ति, और दूसरा बोल देते हैं शात नास्ति। अब जब शात अस्ति बोलते हैं और नस्ति बोलते हैं, तो शात है भी, शायद है, शायद हो गया ना, शात का मतलब क्या हो गया, शायद, प्रोबेबली, कि ये थिंग द
जार एग्जिस्ट, शात नास्ती का मतलब हो गया प्रोबेबली द जार डज नॉट एग्जिस्ट। देखो कोई चीज को प्रोबेबल कैसे कर सकते हो, या तो जार होगा या नहीं होगा, समझ में आ रहा है, या तो जार होगा या फिर नहीं होगा। अब ये क्या हो, शायद जार होगा, कोई तुमसे बोले कि भाई मुझे ये कंसेप्ट तुमको आता है कि समझ में, शायद आता होगा, शायद नहीं आता होगा। फिर वो बोलेंगे कि तुम लोग कर क्या रहो, क्रिटिसिज्म करने वाले से बोलेंगे कि तुम क्या होगा, तुम या तो कोई चीज होगी, या तो कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, या फिर नहीं करती होगी। ये क्या है कि आधी एग्जिस्ट कर रही है, कि शायद ये एग्जिस्ट कर रहा है, जार एग्जिस्ट, शायद जार नॉट एग्जिस्ट, या तो कर रही है या नहीं कर रही। ये क्या है, शायद कर रही है, शायद नहीं कर रही, ये क्या चीज है, इसके अंदर इस तरह से कमेंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि नॉलेज जो होती है ना अपनी, नॉलेज दैट इज रिलेटिव, दैट इज एब्सोल्यूट। नॉलेज एब्सोल्यूट होती है। किस नॉलेज को मानोगे तुम, एब्सोल्यूट नॉलेज को मानोगे ना। अगर मैं तुमको बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ शायद सही है, शायद गलत है, तो तुम क्या बोलोगे, सर शायद में काम नहीं चलता है ना सर, एब्सोल्यूट नॉलेज दो हमको। एग्जामिनर ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो इंटरव्यू के अंदर, तुमने बोला शायद सर ये ऐसा हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन में शायद सर ये ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसे बोलने लग गए, तो नॉलेज जो होता है ना बच्चों वो एब्सोल्यूट होगा, नॉलेज कैन नॉट बी रिलेटिव। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो जैनिज्म वाले हैं वो नॉलेज को रिलेटिव बना रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस थिंग। या तो नॉलेज होगा, या तो भगवान होगा, गॉड इज देयर, या फिर गॉड इज नॉट देयर। अगर ये ऐसे बोल दे, मे बी गॉड इज देयर, मे बी गॉड इज नॉट देयर, कोई ऐसे बोल रहा है कि गॉड है, कोई बोल रहा है गॉड नहीं है, ठीक है, गॉड इज नॉट देयर। तो क्या होगा, ये जब जैनिज्म वाले आएंगे तो जैनिज्म इसको भी सही बोल देगा भाई, और इसको भी सही बोल देगा, एक टाइम पर दोनों सही कैसे हो सकते हैं। शायद गॉड इज देयर, शायद गॉड इज नॉट देयर। और तो मतलब लिमिट तो तब क्रॉस हो जाती है तब वो इस सेंटेंस को मानते हैं शायद अस्ति नास्ति। ये क्या है भाई, अस्ति भी बोल रहे हो और नास्ति भी बोल रहे हो, ये कैसे स्टेटमेंट है, ये कैसी नॉलेज है जिसमें तुम हाँ है भी और नहीं भी है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी ना, तो सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गए। शायद ये है भी और नहीं भी है, शायद अस्ति शायद नास्ति, वो मिला दिया इन्होंने। और चौथा सेंटेंस तो तुम्हारा और भी खराब है, शायद अवक्तव्यम, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो नॉलेज तो होती है जिसको डिस्क्राइब कर, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते उसको क्या नॉलेज, वो क्या नॉलेज होगी जिसको तुम डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे हो। तुम्हारे चारों सेंटेंस गलत है। शायद अस्ति बोलते हो तो बोलते हो या तो शायद ये हो सकता है, शायद अस्ति, शायद नास्ति बोलते हो शायद ये नहीं हो सकता। तीसरा सेंटेंस शायद अस्ति नास्ति बोल दिया, अरे भाई। फिर चौथे सेंटेंस में शायद अवक्तव्यम बोल दिया, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, छोड़ो, झंझट ही खत्म, कि वी कैन नॉट डिस्क्राइब। तो दिक्कत यहां पर आ जाएगी जब ये सेंटेंसेस बोलेंगे शात अस्ति शात नस्ति शात अस्ति नस्ति शात अवक्तव्यम, तो चारों सेंटेंस कट गए। पांचवा सेंटेंस क्या है, पांचवा सेंटेंस तूने पहला सेंटेंस और चौथा सेंटेंस मिला दिया। तो पहला सेंटेंस ही खराब है तुम्हारा, चौथा सेंटेंस ही खराब है, तो पांचवा सेंटेंस तो वैसे ही खराब है। तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, यही समझ में नहीं आ रहा। शात अस्ति भी है, शात नस्ति भी है, शात अस्ति नस्ति भी है, शात वक्तव्यम भी है। हाउ इट इज पॉसिबल, या तो कोई चीज होगी या चीज नहीं होगी। कोई चीज है तो उसको तुम डिस्क्राइब कर पाओगे, पर ये क्या है, शात वक्तव्यम डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो। ये क्या सेंटेंस हुआ, ये क्या नॉलेज हुई। और तुम तो बहुत शान से बोलते हो कि भाई सेंटेंस इज इक्वल टू नॉलेज, यही बोलते हो ना तुम, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस इज इक्वल टू नॉलेज, स्टेटमेंट इज इक्वल टू नॉलेज, जो भी तुम बोलोगे उसको हम नॉलेज मान लेंगे। तो तुम तो बोली आधा अधूरे हो।
तो जब तुम बोलते हो शात अस्ति, तो रिलेटिवली अ थिंग इज थिंग एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? रिलेटिवली थिंग को एग्जिस्ट करना है, इसका क्या मतलब हुआ? रिलेटिवली अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, ये तुम अलग ज्ञान लेकर आ रहे हो। तीसरी चीज होगी रिलेटिवली थिंग कैन एग्जिस्ट, मे बी एग्जिस्ट, मे बी नॉन एग्जिस्ट, शात अस्ति नस्ति। चौथा है कि रिलेटिवली अ थिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, अब जब जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे उसके बारे में बात क्या करनी। और तुम क्या कर रहे हो, एक एब्सोल्यूट की थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हो, यू आर रिजेक्टिंग एन एब्सोल्यूट थ्योरी। एक एब्सोल्यूट थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई कोई एब्सोल्यूटनेस होती नहीं है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट को रिजेक्ट कर दिया तुमने कि कहीं कोई एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं संसार के अंदर, एवरीथिंग इज रिलेटिव, तुमने तो हर नॉलेज को तक रिलेटिव बना दिया तुमने। इस तरह की क्रिटिसिज्म इनके ऊपर आई कि संसार में कोई चीज होगी या फिर नहीं होगी, यस और नो में बोलो ना भाई, शात होगी शात नहीं होगी, ये क्या लगा रखा है? और तीसरा सेंटेंस तुम्हारा शात होगी नहीं होगी, ये क्या हो गया? दोनों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस तरह से इसको क्रिटिसाइज करा जाएगा। बेसिक थॉट सोचो समझो, इस तरह से इसको क्रिटिसाइज। देखो कोई भी, जैसे मैंने कहा कि ये लाइन है, ये लाइन छोटी है, ये कब पता चलेगा ये लाइन छोटी है? जब मैं एक बड़ी लाइन बताऊंगा। ये लाइन कब होगा, कब इसको बोला जाएगा कि ये बड़ी लाइन है? जब मैं एक और लाइन बनाऊंगा। ऐसे इनको डिस्क्राइब करने के लिए एक कोई एब्सोल्यूट होना चाहिए ना, कि ये एक लाइन है इंफिनिटी की, दिस इज अ लाइन इंफिनिटी। इसके कंपेयर में अपन क्या कर रहे हैं, इसके कंपेयर में अपन बात कर रहे हैं। या कोई एक लाइन बता दो आप, 10 सेंटीमीटर की लाइन है भाई, ये एब्सोल्यूट है, इसके बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना है, तब तो जाकर पता चलेगा रिलेटिव। तो रिलेटिव को डिफाइन करने के लिए भी बच्चों एब्सोल्यूट चाहिए कि नहीं चाहिए? टू डिफाइन रिलेटिव यू नीड एब्सोल्यूट और नॉट? ऑब्वियसली यू नीड एब्सोल्यूट। बिना एब्सोल्यूट के रिलेटिव डिफाइन कर लोगे? जैसे ये लड़का अच्छा है, ये लड़का राम सुरेश से अच्छा है, तो सुरेश एक हो गया क्राइटेरिया, ठीक है, उससे अच्छा है ये, ठीक है। ये लाइन बड़ी है तो ये 10 सेंटीमीटर को हमको एब्सोल्यूट मानना पड़ेगा, उसके बेसिस पे लाइन छोटी है, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये लाइन बड़ी हो जाएगी नहीं तो इसके अंदर। तो जब भी तुम रिलेटिवनेस की बात करोगे तो देयर शुड बी सम एब्सोल्यूट। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव देन देयर शुड बी सम एब्सोल्यूट। रिलेटिव कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट एब्सोल्यूट। तो नॉलेज को जब आप बोल रहे हो शात अस्ति, तो देयर शुड बी समथिंग एब्सोल्यूट आल्सो, उसके रिलेटिव में तो बोल रहे हो आप। जैसे कि एग्जांपल लिया था मैंने प्रिज्म का, अब प्रिज्म को जो इधर से देख रहा था, राइट, प्रिज्म को एक इधर से देख रहा था, एक इधर से देख रहा था, तो जो इधर से देख रहा था उसको क्या ये दिख रहा है, पर एक प्रिज्म तो है ना, पूरा एब्सोल्यूट प्रिज्म तो है ना, इसको तुम क्यों, प्रिज्म को तुम क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? ये सब फिलोसफिकल फॉल्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है जैन कहना क्या चाहता है, जैन कैसे मल्टीकल्चरिज्म लेकर आना चाहता है, ये आप लोगों को पता है। पर जब फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म आता है ना, तो वो सिर्फ ये देखेंगे, अरे इसने तो थ्योरी को रिलेटिव बना दिया, अरे इसने तो सोल को क्या कर दिया, नॉन इटर्नल बना दिया, चलो क्रिटिसाइज कर देते। आप तो जान ही रहे हो कि भाई क्यों इसने शादवाद की थ्योरी क्यों लेकर आया, मल्टीकल्चरिज्म का थॉट लेकर आना था उसको। तो मल्टीकल्चरिज्म में अगर एब्सोल्यूटनेस का थॉट हटाना पड़ेगा तभी जाके मल्टीकल्चरिज्म है। जैसे अभी क्लास में अपन इतने सारे लोग बैठे, ठीक है, तो इनमें से मैं बोलूं कि भाई मान लो पवन इज एब्सोल्यूट, तो फिर क्लास में उज्जवल बोलेंगे सर हमने क्या कर दिया ऐसा, अविनाश बोलेंगे सर हमने भी अच्छे आंसर लिखे थे, लक्ष्य बोलेंगे। तो मेरे को क्लास के अंदर अगर मेंटेन करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई सब रिलेटिव है, इसका लिखने का तरीका अलग है, पवन का लिखने का, उज्जवल को लिखने का तरीका अलग है, अविनाश का लिखने का तरीका अलग है, सब क्या है, सब रिलेटिव है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को तो पता है कौन अच्छा सबसे अच्छा आंसर लिख रहा है, तो मुझे पता है, पर जिससे कंफ्लिक्ट ना हो, मेरे को ये तो पता है ट्रुथ क्या है, पर जिससे कंफ्लिक्ट ना हो, आई एम सेइंग दैट कि सब कुछ क्या है, सब कुछ सब रिलेटिव है, सबका अपना तरीका होता है लिखने का।
ऐसे ही जैन फिलॉसफी बोल रही है। जैन फिलॉसफी ऐसा नहीं है कि जैन फिलॉसफी को पता नहीं है कि एब्सोल्यूट क्या है। उसके तीर्थंकर को केवल्य ज्ञान हो चुका है, उसके केवलिन को पता है कि क्या ट्रुथ है, उसको भी पता है क्या ट्रुथ है, जैन फिलोसफी को भी। बट द थिंग इज दैट ही कैन नॉट से दैट दिस इज ट्रुथ, अदरवाइज मल्टीकल्चरिज्म का थॉट नहीं आएगा। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि जैन फिलोसफी हम खुद को अपनाने की बोल रहा है बात, तो मल्टीकल्चरिज्म का थॉट नहीं आएगा। और उस वक्त सोसाइटी के अंदर थॉट देना हो, देखो सोसाइटी जैसे आप चारवाक पढ़ो डिटेल के अंदर तो इतना तो समझ गए होंगे, ये जो अपनी फिलोसफी बनाते हैं ये किसी को कोई आईएएस के पेपर के लिए नहीं बनाई इन्होंने फिलोसफी, समझ में आ रहा है? या फिर कोई लिटरेचर नहीं लिखा है इन्होंने ऐसा कि बस अपनी फिलोसफी बनाई, ये इनको थॉट लेकर आना है, इनको सोसाइटी बदलनी है, इन्हें सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला के लेकर आना है। नहीं तो अगर सोसाइटी सही होती तो इनको फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध को क्या फर्क पड़ता, राजा महाराजा थे, अगर सोसाइटी सही चल रही, अगर दुख नहीं होते संसार के अंदर। तो इनको थॉट लेकर आना है, उस थॉट को अगर तुम नहीं समझ पाए, उस थॉट को अगर तुम आंसर में नहीं लिख पाए, देन यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। फिलोसफी पढ़ी क्यों रहो? वो बंदा जो थॉट लेकर आया उसको समझा दो कि भाई ये थॉट था इसलिए इसके अंदर हुआ। लोग बाग शादवाद तो लिखते हैं बट ये नहीं लिखेंगे कि मल्टीकल्चरिज्म का थॉट था, शादवाद उसका क्रिटिसिज्म, दैट्स ऑल। अरे भाई ये तो कोई भी बता देगा, कोई भी 10 बार बोलेगा, समझ में आ जाएगा वो चीज। पर जो कोर थॉट पकड़ा है तुमने मल्टीकल्चरिज्म का, वो थॉट कहाँ है तुम्हारा? इसका मतलब तुम फिलोसफी समझे नहीं, आधी अधूरी सी फिलोसफी पढ़कर आए, रट कर आ गए फिलोसफी। साफ दिखता है पेपर के अंदर कौन रट कर लिख रहा है कौन समझ कर लिख रहा है। तो क्रिटिसिज्म समझ में आया तुमको थोड़ा बच्चों? यस सर। सबको आ गया समझ में? यस सर। संदीप लेट आए, संदीप एंड सीमा, ये दोनों हमेशा लेट कमर्स ही रहते हैं। तो तुम लोगों को समझ में आया संदीप और सीमा क्या पन पढ़ रहे है भी कि चले गए? अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसका क्रिटिसिज्म। क्या? ये सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसका क्रिटिसिज्म, जितना आपने सुना था उसके हाँ हिसाब। ठीक है। तो देखो कहने की बात ये है संदीप, देखो क्रिटिसिज्म क्या है इसका। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जब हमने शादवाद पढ़ा था ना, शादवाद, तो हमने देखा था कि हर चीज को इन्होंने क्या करा है, रिलेटिव बनाने की कोशिश करी। शात अस्ति, शात नस्ति, शात अस्ति नस्ति, शात अवक्तव्य। फिर इन्होंने 1+4, 2+4+3+4 इस तरह के सेंटेंस बना दिए। अब इनसे बोला जा रहा है कि देखो भाई या तो नॉलेज होगी, या तो जार एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। शात मतलब क्या है कि एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? शात का मतलब क्या है? या तो चीज नहीं होगी या होगी, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो शात टर्म क्यों यूज करा जा रहा है? वाई वी आर यूजिंग अ शार्ट टर्म? जस्ट अ सेकंड। Why we are using the term शात? हम शार्ट टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि नॉलेज या तो होती है या फिर नहीं होती है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि शायद नॉलेज हो, शायद हो, शायद नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, शात नहीं लगा सकते आप। तो चलो स्टार्टिंग से देख लेना तुम वीडियो, मैं लोड आज का अपलोड कर दूंगा। आज का लास्ट वीडियो होगा जो अपलोड होगा, राइट? दिस इज द लास्ट डेमो क्लास फॉर योर्स, ठीक है? तो कल से सब टाइम पर आएंगे, जिसको भी फिलोसफी लेक्चर्स करने हैं अटेंड, तो कल से एक टाइम पर आएंगे बिल्कुल। कल के बाद आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, राइट? और इफ यू हैव प्रॉब्लम इन 8 AM, we can shift it to 8:30 AM also. Anybody has a problem with 8 AM, please let me know. We can shift it to 8:30 AM also. Or everybody is okay, then you should come on the time. So I think 8 AM is good time. यस सर, इट्स ओके। ठीक है, चलिए तो 8 AM अपन टाइम रख रहे हैं अब अपना।
तो 8 AM पर सब आ जाएंगे, राइट? सब आ जाए 8 AM पे। संदीप आप थोड़ा लेट आ रहे हैं, प्लीज बी ऑन द टाइम, बिकॉज फिलॉसफी का ये नेचर है कि आप अगर टाइम पर नहीं आएंगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है? ठीक। तो देखिए, इन थ्योरी ऑफ शादवाद एब्सोल्यूट नॉलेज इज डिनाइड। एब्सोल्यूट नॉलेज को हमने डिनाई कर दिया, कि एब्सोल्यूट नॉलेज को डिनाई कर दिया है। अब ये तो देखो नॉलेज होगा, ट्रुथ तो एक ही है ना, सच तो एक ही है। ट्रुथ इज नॉट रिलेटिव, ट्रुथ इज एब्सोल्यूट। तो ट्रुथ जब तुम बोल रहे हो, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, when you are delivering some statement, and statement is equals to knowledge according to what? According to Zen philosophy, then knowledge should be what बच्चों? Knowledge should be absolute. Knowledge जो होना चाहिए that is absolute. Knowledge cannot be relative. Relative knowledge हम नहीं देख सकते, हमको absolute knowledge ही देखना होगा, right? तो इसके अंदर देखो, in theory of शादवाद absolute knowledge is denied and theory of relative knowledge is provided, which leads toward the skepticism. skepticism का मतलब क्या होता है? संशय करना, संशयवाद। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूम के अंदर। संशयवाद मतलब कि कोई चीज के ऊपर तुमने क्या करा है? प्रोबेबल चीज रख दी, उसको ना उसको हाँ बोला है तुमने, ना उसको ना बोला है, ठीक है? जैसे मान लो मैं बैच स्टार्ट करता हूँ, कोई स्टूडेंट बोलता है सर बैच कितने बजे स्टार्ट होगा, तो मैं बोलूंगा शायद बैच 8 बजे स्टार्ट होगा। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या लगा दिया, शायद लगा दिया, राइट? क्योंकि जैन फिलॉसफी मेरे को बोलती है कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो ना तो ऐसे बोलो शायद 8 PM, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस को हमेशा इस तरह से बोलना होगा, शायद 8 AM ऐसे बोलूंगा मैं। अब व्हेन आई एम सेइंग दिस वन शायद 8 AM, देन व्हाट विल हैपन? देन द थिंग विल हैपन कि आप लोग सोचोगे कि सर बोल रहे हैं कि इन सर ने कंडीशनल सेंटेंस बना दिया, ये कंडीशनल सेंटेंस बना दिया, और इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है सेंटेंस की, शायद होगी, शायद 8 AM पर क्लास होगी। तो मैं तो कभी एब्सोल्यूटनेस में बात ही नहीं कर पाऊंगा, तुमको कभी उसके अंदर एब्सोल्यूटनेस में बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ भी। तुमसे बोलूं कि यार तुम्हारे पास मार्कर है क्या, तुम बोलो शात मार्कर अस्ति। अब मैं सोचूंगा यार ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, कंडीशन, क्या कंडीशनल सेंटेंस बना दिया इसने। तो हर सेंटेंस ये क्या कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बना रहे हैं। शात मार्कर अस्ति का मतलब क्या हो, तुम कुछ समझ पाए कि मार्कर है कि नहीं है? तुम कैसे बोलते हैं एट अभी जो 9 AM के ऊपर जब सर पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास मार्कर है। अब ये क्या बात है? हम पूछ रहे हैं मार्कर है कि नहीं है, तुम ये बोल रहे हो। तो मतलब नॉलेज जो होता है ना बच्चों, नॉलेज एब्सोल्यूट होना चाहिए, पर ये एब्सोल्यूटनेस को डिनाई कर रहे हैं कि एब्सोल्यूटनेस इज डिनाइड। तो सबके दिमाग के अंदर क्या, वो संशय आ जाएगा, डाउट आ जाएगा, स्केप्टिसिज्म हो जाएगा। तो अविनाश ये समझ में आया तुम्हें ये वाला पॉइंट? यस सर। पवन आपको? बिलाल, पवन? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं, देखिए कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, मतलब कि मतलब ज्यादा तो वही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंफ्यूजन ही जो हुआ वही संशयवाद पूरा इसमें आ जाएगा। तो क्या ये एक तरह से कंप्लीट नॉलेज हो सकता है पूरी तौर? कंप्लीट नॉलेज तो ये बता ही नहीं रहा ना इसने। तो नॉलेज को इसने क्या बोला है, देखो स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू योर नॉलेज, यहां से लेकर गया बिलाल, स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू नॉलेज, और स्टेटमेंट को हम हमेशा रिलेटिवली बोलना है। तो नॉलेज भी तुम्हारा क्या हो गया, रिलेटिव ही हो गया। और ये बोलता है कि हर एक के पास नॉलेज रिलेटिव ही है, राइट? अब नॉलेज अगर रिलेटिव हो गया तो कुछ ट्रुथ को तो जान ही नहीं पाएगा ना, कोई भी पर्सन ट्रुथ को तो जान ही नहीं पाएगा, सच को तो जान ही नहीं पाएगा। व्हाट इज ट्रुथ? नोबडी कैन नो, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। अब मैंने तुमको बोला शायद 8 AM क्लास वुड बी एट 8 AM, तो इसमें तुमको नहीं समझ में आएगा 8 बजे है क्या, नहीं है क्लास, क्या करना है भाई, क्या आना है कि नहीं आना है क्लास के अंदर, सुबह जल्दी उठना है कि नहीं उठना है, कुछ समझ में नहीं आए, समझे? तो अब इनका जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है, अब इनसे इन पे कमेंट आएगा भाई जब तुम्हारी थ्योरी ऑफ शादवाद भी ऐसे, तो क्या हो गई, रिलेटिव नहीं हो गई थ्योरी ऑफ शादवाद? क्यों? जब तुम कह रहे हो कोई एब्सोल्यूट ही नहीं है तो तुम्हारी थ्योरी भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो हम तुम्हारी थ्योरी को क्यों माने? शाद, थ्योरी ऑफ शादवाद इज राइट, ऐसे बोलेंगे वो। समझे बिलाल?
किसी को कोई क्वेश्चन है तो देख, यू कैन आस्क मी। बिलाल आपको समझ में आ गया? चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो एब्सोल्यूट को डिनाई कर रहे हैं, एब्सोल्यूट को डिनाई करके हम रिलेटिवनेस की तरफ जा रहे हैं। बट बिना एब्सोल्यूट के रिलेटिव कैसे हो सकता है? एब्सोल्यूट तो आपको बताना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है। तो इसके अंदर ये देखिए, और हमने इसके अंदर ये बताया था कि आपका जो थर्ड सेंटेंस है शात अस्ति, चलो ये भी मान लेते हैं हम, चलो ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं मान रहे, फिर भी हम मान ले, शात नस्ति भी मान लेते हैं। इसका क्या करें? शात अस्ति नस्ति है भी नहीं भी है, इसका क्या करा जाए? अस्ति या फिर नस्ति, इसका क्या करा जाए? तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया भाई। तुम बोल रहे हो, जैसे तुम एक एग्जांपल देता हूं तुमको, तुम बोल रहे हो लाइटनेस भी है और डार्कनेस भी है। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही मान लो कोई कमरे में अंधेरा है, जैसे ही तुम बल्ब जलाओगे तो लाइटनेस होगी। लाइटनेस और डार्कनेस एक साथ थोड़ी ना रह सकते। तो अस्ति मतलब अफर्मेटिव भी तुम बोल रहे हो और नास्ति नेगेशन भी तुम बोल रहे हो। अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ थोड़ी ना हो सकते हैं, नेगेशन और अफर्मेशन। शात अस्ति नास्ति तो बिल्कुल ही खराब सेंटेंस हो गया ये तो। मतलब ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब। तुम्हारा चौथा सेंटेंस जो है श्रात अवक्तव्यम, इसमें तो तुम कुछ डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो। रिलेटिवली अ थिंग इज इनडिस्क्राइबल, ये क्या बात है? डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते तो क्यों बता रहे हो भाई? बताओ मत। इस तरह का इनके ऊपर कमेंट आएगा। एक कमेंट है फिलोसफिकल कमेंट, देखिए, बुद्धिस्ट एंड वेदांतीज हैव क्रिटिसाइज्ड शादवाद एज ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्ट्रिन। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्ट्रिन है। कॉन्ट्राडिक्टरी एट्रीब्यूट्स लाइक एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बिलोंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब तुम थर्ड सेंटेंस, ये थर्ड सेंटेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म है। कॉन्ट्राडिक्टरी और नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को एक साथ तुम नहीं रख सकते। एक ही सेंटेंस के अंदर तुमने शात अस्ति नस्ति कैसे रख लिया? लाइक लाइटनेस एंड लाइट एंड डार्कनेस दे कैन नॉट रिमेन टुगेदर। लाइट और डार्कनेस को एक साथ आप नहीं रख सकते। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को आप एक तरह से नहीं रख सकते। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है शात अवक्तव्यम मेड द नॉलेज इनडिस्क्राइबल। नॉलेज को तुमने इनडिस्क्राइबल बना दिया। इससे बुरी चीज आप क्या करोगे? जैसे आप मेरे से मान लो कोई क्वेश्चन पूछो, मेरे को ऐसा लगे यार तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं बोल दूं शात अवक्तव्यम, ठीक है, कि इनडिस्क्राइबल है ये अभी इस प्लेस, अभी इस सिचुएशन में। जैसे मान लो कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आगे चल के, जैसे मैंने आपको बोला कॉजेशन थ्योरी, वो मैं आगे चलकर तुमको समझाऊंगा। ठीक है। तो देखो, जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म तो क्या है? जैनिज्म तो बिल्कुल क्लियर कट थॉट है, उसको पता है कि एब्सोल्यूट है, पर वो ऐसे बोल रहा है कि भाई जो लिमिटेड बीइंग्स है ना, उनके लिए एब्सोल्यूट नहीं है, उनके लिए रिलेटिव है। इनका जो केवलिन होगा, तीर्थंकर होगा, वो तो क्या हो, तीर्थंकर तो एब्सोल्यूट को जानता है। बट ये बोल रहे नॉर्मल बीइंग, ऑर्डिनरी बीइंग्स जो हैं, जिनको नॉलेज नहीं आई है अभी तक, तो वो जब बात करेंगे, जब वो मुंह खोलेंगे तो गलती बोलेंगे। जैन फिलोसफी तो ऐसा कहना चाह रही है, पर ये क्या है, फिलोसफिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं जैन फिलोसफी। इन्होंने रिलेटिव वर्ड को पकड़ लिया, शात वर्ड को पकड़ लिया कि शात के ऊपर हम पूरा गेम खेल जाएंगे क्रिटिसिज्म वाला। इनने बोला कि भाई शात के आगे तुम अस्थि को, मतलब अस्थि के पहले तुम शात क्यों लगा रहे हो? या तो चीज होगी या नहीं होगी, या तो अस्थि होना चाहिए या नास्ति होना चाहिए। शात अस्थि क्या होता है भाई? मैं बोलूं ये मार्कर है, तो ये मैं ये बोलूंगा ना ये मार्कर है, मैं बोलूं शात मार्कर अस्थि, भाई शात का मतलब क्या हो गया? तुम तो नॉलेज को क्या कर दिया, तुमने नॉलेज को कुछ कुछ तुमने एब्सोल्यूट ही नहीं रखा, हर चीज को रिलेटिव बना दिया। तो ऐसे तो भाई तुम्हारी थ्योरी भी क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। तुम अपनी थ्योरी को भी रिलेटिव मानो, फिर हम तुम्हारी थ्योरी अगर रिलेटिव है तो हम तुम पे क्यों भरोसा करें? देखो, कहने का मतलब ये है, दिस आर व्हाट द फिलोसफिकल कमेंट्स। हमें ये तो पता ही है कि जैन फिलोसफी क्या कहना चाह रहा है। जैन तो बोलता है कि भाई हमारे तीर्थंकर्स को एब्सोल्यूट नॉलेज है, केवलिन को एब्सोल्यूट नॉलेज है, केवल्य ज्ञान हो गया उसको, इसलिए केवलिन को एब्सोल्यूट नॉलेज है। बट फॉर ऑर्डिनरी बीइंग्स प्रैक्टिकल थॉट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रैक्टिकल थॉट। ये जो हेटेरोडॉक्स थॉट होता है ना, इनको फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं होता, ये प्रैक्टिकल थॉट बता रहा है।
पर इस प्रैक्टिकल थॉट को अगर फिलोसफिकल पॉइंट से देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये प्रैक्टिकल थॉट है, जैन बुद्ध चारवाक, दिस आर द प्रैक्टिकल थॉट। चारवाक को तो नहीं बोलेंगे, पर जैन और बुद्ध आर व्हाट, प्रैक्टिकल थॉट। अगर तुम प्रैक्टिकल थॉट को फिलोसफिकल से देखोगे, फिलोसफिकल डायमेंशन में देखोगे, तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ फॉल्ट्स इन इट। चलो, तो फोर्थ सेंटेंस शायद वक्तव्यम क्या है, दैट इज इनडिस्क्राइबल। लास्ट थ्री सेंटेंस आर सुपरफ्लुअस एंड रिडंडेंट सेंटेंसेस। कुमारिला एक फिलोसोफर है, कुमारिला मीमांसा के अंदर आएंगे आपके। वो बोलते हैं कि भाई तुमने 7 स्टेटमेंट ही क्यों बनाए? 4 स्टेटमेंट थे तुम्हारे पास, बनाते हजारों स्टेटमेंट बनाए थे, 100 के आसपास स्टेटमेंट बनाए थे, 7 ही क्यों बनाए तुमने? इसको इससे कर देते, इन दोनों को मिला के एक 3 सेंटेंस बना देते, इसको 4 सेंटेंसों को सारे को मिला शात अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्यम चा, इस तरह से बता देते। तुम तो 100 सेंटेंस बनाओ ना, तुमको रोक कौन रहा है? इस तरह से क्रिटिसाइज करता है, इस तरह से सटायर करते हैं, व्यंग करते हो कि इंस्टेड ऑफ 7 सेंटेंसेस आप 1000 सेंटेंस बना दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, 1000 सेंटेंस बना दो। तुम्हारे पास कितने वर्ड है? 7 वर्ड है तुम्हारे पास, 7 के 1000 सेंटेंस बना दो। 4 वर्ड है, 4 से बना दो। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि भाई देखो कि भाई तुमने क्यों सेंटेंसेस 7 ही बनाई, ये बताओ मैं, ऐसे तो तुम कितने भी बना दो। तो बस फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म हो रहा है इनका, राइट। रामानुज सेज दैट कॉन्ट्राडिक्टरी एट्रीब्यूट्स, वही रामानुज भी वही बात कहेंगे कि भाई लाइटनेस और डार्कनेस एक साथ नहीं हो सकते, तो अस्थि और नास्ति एक साथ कैसे हो सकते हैं? पूरे फिलोसफी को इनको क्या कर दिया, पूरे फिलोसफी को इनको पूरा क्रिटिसाइज कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो जैन फिलोसफी बोलती है, एक सेंटेंस दिया जैन फिलोसफी ने कि हमारी जो फिलोसफी और शादवाद है ना, वो तो है एक सन की तरह है, और दूसरी जो फिलोसफीज है ना, जैसे बुद्ध की फिलोसफी हो गई, ट्रेडिशनल थॉट है, ये डिम लाइट की तरह है। एटीट्यूड में बोल रहा है कि हम तो है सन और तुम लोग क्या हो, तुम छोटे लोग, तुम लोग हो डिम लाइट। तो जब तुम बता रहे हो कि हम सन है, तो तुमको पता है ना क्या एब्सोल्यूट है? ये सन क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। और ये डिम लाइट क्या होगा? रिलेटिव हो जाएगा। तुम्हें पता है एब्सोल्यूट है, फिर भी तुम नहीं बता रहे अपनी थ्योरी के अंदर एब्सोल्यूट को डिनाई कर रहे हो। So when Jain philosophy is saying that my theory of Shadvad is just like the sun and others' theory are just dim lights, then he know the absolute. Jain philosophy know what is absolute. इनको पता है कि what is absolute, he knows about that. पर absolute होने के बाद भी, absolute पता होने के बाद भी ये बताना नहीं चाह रहे दो लोगों को कि what is absolute. They do not want to tell the people what is absolute. तो यहां पर एक थॉट आता है कि देखिए जैन फिलोसफी कंसीडर शादवाद को ये कंसीडर करता है एज सन एंड अदर थ्योरीज एज द डिम लाइट। दूसरी थ्योरी को ये डिम लाइट की तरह करता है। इट मींस दैट दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का कंसेप्ट तो इनको पता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या है ये इनको पता है, बट दे डू नॉट नो व्हाट इज, दे आर डिनाइंग एब्सोल्यूट नॉलेज, पर ये बता नहीं रहे एब्सोल्यूट नॉलेज होता क्या है। इस तरह के क्रिटिसिज्म आएंगे। तो देखो, while all other teachings are relatively real, the Jain teaching is held to be absolutely real. This goes against the Jain doctrine of itself. कि फिर तो तुम्हारी जब सारी ही टीचिंग क्या है, रिलेटिवली रियल है, तो तुम अपनी टीचिंग को एब्सोल्युटली रियल बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हो। तुम या तो अपनी टीचिंग को भी रिलेटिवली रियल बोलो, शादवाद अस्ति ऐसे बोलो, शादवाद अस्ति, शादवाद नस्ति, या तो शादवाद सही हो सकता है या शादवाद गलत हो सकता है। ऐसे क्यों नहीं बोलते तुम तो क्या कर रहे हो, हर नॉलेज को तो रिलेटिव बना रहे हो और खुद को एब्सोल्यूट बोल रहे हो। तो ये तो और भी गलत है कि जब नॉलेज रिलेटिव है तो तुम्हारी नॉलेज भी रिलेटिव ही होनी चाहिए। तुम्हारी नॉलेज एब्सोल्यूट क्यों हो गई? और जब तुम्हारी नॉलेज रिलेटिव है तो हम तुमको क्यों माने? इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। सिंपल क्रिटिसिज्म चल रहा है, इसके अंदर कोई इस तरह का परेशान नहीं होने हैं, ठीक है। सिंपल क्रिटिसिज्म वी आर डीलिंग विद, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि
नॉलेज जो होती है ना, अब ये देखो, अब हम बिल्कुल इसको एक साथ बता देते हैं। नॉलेज जो होती है ना, दैट शुड बी एब्सोल्यूट, दैट शुड नॉट बी रिलेटिव। जैन फिलॉसफी बीइंग अ प्रैक्टिकल थॉट, एक प्रैक्टिकल थॉट है जैन फिलॉसफी, और ही इज कंसिडरिंग दैट every individual is limited being, so whatever knowledge he will attain or whatever sentence he will deliver will be the limited and partial. That's why Jain philosophy saying that knowledge is relative. पर नॉलेज हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, रिलेटिव नॉलेज थोड़ा ना। अगर मैं तुमको अभी ऐसे बोलूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिलेटिवली सच है, मैं जैन फिलॉसफी को फॉलो करने लग जाता हूँ, रिलेटिवली सच है। आप सोचोगे यार रिलेटिवली सच है, इसका मतलब क्या होगा, हमको लिखना है कि नहीं लिखना एग्जाम में, संशय आ जाएगा ना दिमाग में, स्केप्टिसिज्म, संशयवादी हो जाओगे तुम कि सर लिखना है कि नहीं लिखना एग्जाम में, ये बता दो, हमको एग्जाम क्लियर करना है। आप अपनी जैन फिलॉसफी तो बाद में रखना अपने सामने, आप हमें ये बताओ कि लिखना है कि नहीं लिखना एग्जाम के अंदर। फिर मैं तुमको ऐसे बोल दूं, मान लो शात लिख भी सकते हो अस्थि, और नहीं भी लिख सकते नास्ति, तो तुम तो क्या होगा, तुमको लगेगा यार क्या चल क्या रहा है ये शात अस्थि नास्ति, ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, सर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, ये क्या मतलब है। फिर तुम बोलते हो सर सही से डिस्क्राइब करो क्या कहना चाहते हो, मैं बोलता हूँ शात अवक्तव्य। तुमको लगेगा यार ये तो या तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी आदमी है या इसको कुछ नहीं आता। मैं बोलूंगा शात अवक्तव्यम की रिलेटिवली a thing is indescribable, how can I describe that you can write or not in the examination। फिर तुम में अगर हिम्मत होगी तो पांचवी चीज पूछ लोगे, तो मैं बोल दूंगा अवक्तव्यम अस्ति। समझ में आ रहा है। तो यहां पर तुमको कोई नॉलेज आई क्या, नहीं आई, नॉलेज को रिलेटिव बना दिया मैंने। अच्छा मैं नॉलेज को क्यों रिलेटिव बोल रहा हूँ अभी, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तुमने पूरी फिलॉसफी नहीं पढ़ी, कंप्लीट फिलॉसफी अभी तुमने पढ़ी नहीं, इंडियन में एक ही थॉट पढ़ा है अभी, इसको अब कंपेयर करेंगे वेदांत, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। तुम अभी लिमिटेड हो, इसको समझो, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। एक बार तुम्हें ज्ञान आ जाएगा ना, केवलिन हो जाओगे, जब तुम पूरा कोर्स कर लोगे, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई तुम लिख सकते हो एग्जाम पर। तो एक्चुअली क्या है, जैन की मजबूरी क्या है, जैन को भी पता है कि भाई देखो मेरी फिलॉसफी को पकड़ लिया जाएगा, एब्सोल्यूटिज्म, नॉलेज को तो कम से कम एब्सोल्यूट रखूं मैं, पर उसको ये भी पता है कि अगर ये लोग लिमिटेड रहेंगे तो इनको नॉलेज जो आएगी वो एब्सोल्यूट आएगी नहीं, वो इस थॉट पे लेकर जा रहा है, प्रैक्टिकल थॉट। ये बात समझ में आई कि अभी तुमने क्या करा, अभी तुमने फिलॉसफी के कुछ ही पार्ट्स पढ़े, तो आई कैन नॉट से दैट कि तुम लिख कर आ सकते हो एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शायद लिख कर आ सकते हो, कि मतलब अगर 4 वाक्य पे ही क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ तो लिख कर आ सकते हो, शायद लिख कर नहीं आ सकते, शायद लिख कर आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते। फिर तुम मेरे पे ज्यादा ही जोर करोगे, ज्यादा प्रेशराइज करोगे, सर हमको बता दो क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं अवक्तव्य बोल दूंगा कि इनडिस्क्राइबल। जिस दिन तुम पूरी फिलॉसफी पढ़ लोगे, जिस दिन तुमको केवलिंग का ज्ञान हो जाएगा, यू आर एब्सोल्यूट, तब शायद की यूज ही नहीं करेंगे। तब तुम पूछोगे सर लिख के आ सकते, सर अब हमारा पूरा कोर्स हो गया 3 मंथ्स का, आंसर राइटिंग भी कर ली, अब लिख कर आ सकते हैं, मैं कहूंगा यस गो एंड राइट द एग्जामिनेशन। सर इसमें से आएगा, कोर्स में से आएगा जो आपने पढ़ा, हाँ उसमें से ही आएगा, कंप्लीट उसमें से कोर्स आएगा। फिलॉसफी करके, फिलॉसफी के अंदर कुछ स्पेस ही नहीं है और सब कुछ पढ़ा दिया तुमको। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये देखेंगे कि जो शात अस्थि है उसको तो तुम क्रिटिसाइज कर दोगे कि या तो चीज होती है, नॉलेज कैन नॉट बी रिलेटिव, नॉलेज इज एब्सोल्यूट, पहला पॉइंट। शात नस्ति को भी ऐसे कर दोगे। थर्ड जो है शात अस्थि नस्ति, इसको ऐसे क्रिटिसाइज कर दोगे कि दिस इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। शात अवक्तव्यम को ऐसे क्रिटिसाइज कर दोगे कि इट इज इनडिस्क्राइबल, ठीक है, तो इन दिस द नॉलेज विल बिकम इनडिस्क्राइबल, ठीक है। और जो फिफ्थ है वो तो ये सारे क्या हो गए, फिर ये सेंटेंसेस सारे गलत हो गए, जब आगे के ऊपर के 4 गलत हो गए तो ये 4 से ही तो बने ये सेंटेंस, ये गलत हो गए। तो अब हम एक बार वापस देख लेते हैं इसकी क्रिटिसिज्म, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए थ्योरी ऑफ शादवाद एब्सोल्यूट नॉलेज इज डिनाइड, इन थ्योरी ऑफ शादवाद एब्सोल्यूट नॉलेज इज डिनाइड। क्या हो रहा है इसके अंदर, एब्सोल्यूट नॉलेज को हम डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड
एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज इज प्रोवाइडेड। थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिव नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव नॉलेज की बात कर रहे हैं और एब्सोल्यूट नॉलेज को क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज को डिनाई कर रहे हैं। ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, जिससे क्या होगा, स्केप्टिसिज्म हो गया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपके दिमाग में भी स्केप्टिसिज्म हो गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन लिख कर आना है कि नहीं आना। ठीक है, दूसरा जो थ्योरी है दैट इज बुद्धिस्ट और वेदांता, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। शात, अस्ति और नास्ति क्या होता है, थर्ड सेंटेंस के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है। बुद्धिस्ट और वेदांतीज इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, लाइटनेस एंड डार्कनेस। इसी तरह से रामानुज भी इसको क्रिटिसाइज करेंगे। रामानुज भी बोलेंगे कि लाइटनेस और डार्कनेस एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है शात अवक्तव्यम मेड नॉलेज इनडिस्क्राइबल। नॉलेज तुम्हारी इनडिस्क्राइबल हो गई। और फिर लास्ट थ्री सेंटेंसेस जो है वो सुपरफ्लुअस सेंटेंस है, रिडंडेंट सेंटेंस है, वापस रिपीटेशन ही है वो। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने एक ही सेंटेंस क्यों बनाया, 4-7 ही सेंटेंस क्यों बनाया, 100 ऑफ सेंटेंस बना देते हैं, कुमारी लाल से बोल रहे हैं। ठीक है, जैन फिलॉसफी बोलते हैं कि हमारी जो थ्योरी है वो सन है, दूसरों की थ्योरी डिम लाइट है। इसका मतलब क्या है, दे नो व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म क्या है ये उनको पता है, बट दे आर नॉट, दे आर डिनाइंग द एब्सोल्यूट नॉलेज। पर फिर भी वो एब्सोल्यूट नॉलेज को डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, या तो अपनी डॉक्ट्रिन को, जैन डॉक्ट्रिन को क्या करो आप क्या करो, जैन डॉक्ट्रिन को ही आप क्या मानो, रिलेटिव मानो, उसको तो तुम एब्सोल्यूट मानते हो, शादवाद को तुम एब्सोल्यूट मानते हो, बाकी के डॉक्ट्रिन्स जो होते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज योर रिलेटिव, राइट। अब देखो इसके अंदर ये जो आपको लिखना है, जैन फिलॉसफी इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखोगे ना जैन फिलॉसफी को, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, कंक्लूजन इस तरह से आएगा शादवाद का, या सप्तभंगी जाएगा। तो philosophical point of view, the Jain philosophy is full of contradiction. But if we go to the practical point of view, अगर हम practical point of view के अंदर देखें, so this theory is what, ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी मल्टीकल्चरिज्म लेकर आ रही है सिस्टम के अंदर। ये थ्योरी रिलीजियस प्लूरलिज्म लेकर आ रही है, रिलीजियस टॉलरेंस लेकर आ रही है, पीस हार्मनी लेकर आ रही है सोसाइटी के अंदर। ये थॉट ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं एग्जाम के अंदर, और यही थॉट वो ढूंढता है एग्जामिनर कि कहीं से मेरे को ये थॉट मिल जाए। भाई तुमने शादवाद लिख दिया, शादवाद का क्रिटिसिज्म लिख दिया, ये तो तुम रट के भी लिख सकते हो, बट ये थ्योरी समझना, ये क्रक्स है। ये टीचर्स भी नहीं बताते कि भाई ये थ्योरी है, इसके अंदर ये क्रक्स है। ठीक है, अब आई डोंट नो व्हाई दे डोंट टेल, बट दिस इज द क्रक्स, और ये आपको कंक्लूजन के अंदर लिखना होता है, तभी तो तुम्हारे फिलॉसफी का सब्जेक्ट बनेगा। अदरवाइज तो क्या है कि रटने का सब्जेक्ट हो गया। जब फिलॉसफी वाला क्या चाहता है कि तुम जैन का थॉट समझ जाओ, ये थोड़ा ना चाहता है कि तुम शादवाद समझ जाओ, शादवाद को के पॉइंट समझ जाओ, पॉइंट को रट लो बस और लिख कर आ जाओ, या क्रिटिसिज्म के पॉइंट को लिख लो। वो समझ रहा है कि भाई ये बंदा जो है, ये बच्चा जो है, ये हमारा क्या समझ जाए, ये हमारा ये समझ जाए जैन क्या कहना चाहता था, फिलोसफर कुछ क्या कहना चाहता है, ये समझ में आना चाहिए, उसका थॉट समझ में आना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब एक चीज सोचो कि मैं मान लो आपको मटेरियलिज्म, अब जैसे चार्वाक पढ़ लिया ना, तो चार्वाक को अपन समझा सकते, मैं मान लो आपको मटेरियलिज्म नहीं समझाता और सिर्फ ये बता दें परसेप्शन को, ऐसे उसने परसेप्शन को माना, इन्फ्रेंस को माना, इन्फ्रेंस को इस तरह से क्रिटिसाइज करा, फिर इसने देहात्मवाद की थ्योरी बताई और संघातवाद की थ्योरी बताई। कोर्स तो तभी भी हो जाता, तुम्हें लगता बड़ा छोटा सा चीज है, 4 वाक्य के अंदर कुछ है नहीं, पर जो पीछे का थॉट है वो तो तुम समझे ही नहीं कभी, कि क्यों बोल रहा है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ये तो समझो पहले कि इपिस्टेमोलॉजी का रोल क्या होता है। मेटाफिजिक्स को समझाना है उसको, आगे जाकर उसको ये बोल रहा है कि गॉड नहीं है तो परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानना ही पड़ेगा। इसको आगे जाकर क्या करना है, ये क्यों बोल रहा है, अच्छा ये बताओ ये क्यों बोल रहा है ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी, object has infinite quality, we are limited with, we can only perceive only some of the quality, क्योंकि उसको आगे जाके हेट्रोडॉक्स, अच्छा why जैन फिलॉसफी इज हेट्रोडॉक्स एक्ट, ये बताओ मेरे को, ये तो मैं बता चुका हूं तुम्हें, कैसे क्यों है जैन फिलॉसफी पवन हेट्रोडॉक्स एक्ट। हाँ उज्जवल तुम बताओ। Sir, because Jain philosophy says that soul is not one, it is many. Very So good.
एक सेकंड, सोल इज नॉट वन, इट इज मैनी। So it is हाँ, सोल को belief. ये अच्छा एक मिनट उज्जवल, एक मिनट। सोल Yes, को क्या करता है? सोल को ये मानता है ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस। yes, सब्सटेंस इज नॉट वन बट मैनी। यही तो चल रहा है जब से अपन यही तो पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी होती है, यही तो बात समझ रहे हैं अपन। तो सोल के अंदर क्या होगा? सोल के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी होगी, आगे हम ये पढ़ने लग जाएंगे। तो सोल एक नहीं है, सोल मैनी है, ये पढ़ने लग गए अपन। ये देखो यहाँ पर जब आप सोल का थ्योरी जब आप पढ़ोगे, तो जब इसके अंदर देखोगे जीवा, तो जीवा के अंदर इमेंसिपेटेड, फैक्टर्ड फॉर्म के अंदर मूविंग, नॉन मूविंग। तो सोल क्या होगा? इनफाइनाइट क्वालिटी की सोल ये बताने लग जाएंगे, आगे चलकर हम ये समझेंगे। तो जब ये बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज इनफाइनाइट क्वालिटी, आर यू गेटिंग दिस वन? तो ये आगे चलकर क्या बता देंगे तुमको, ये एपिस्टेमोलॉजी है जिसमें तुमको बोलेंगे कि सोल भी तो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी इनफाइनाइट क्वालिटीज है। तो सोल एक नहीं हुआ, सोल मैनी हो गया। सोल मैनी हो गया तो क्या हो गया? सोल मैनी होते ही ये किस तरफ चल जाएगा? ये चल जाएगा अनेकांतवाद की तरफ और हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरफ। सो सिंपल, फिलॉसफी सो सिंपल। जो चीज ये बोल रहे हैं ना, अभी भूमिका बना रहे हैं, सप्तभंगी न्याय, ये सब भूमिका बना रहे हैं। ये आगे चल के सबको मैनी करने वाले हैं, प्लूरलिज्म का थॉट लेकर आने वाले हैं आगे, प्लूरैलिटी का थॉट। इससे संसार के अंदर मल्टीकल्चरिज्म, प्लूरैलिटी का थॉट आया। आगे चलकर ये पूरे सब्सटेंस को इनफाइनाइट क्वालिटी मानेंगे। द्रव्य जो होता है सब्सटेंस के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी होता है, हम कुछ ही क्वालिटी मान पाते हैं। क्वालिटीज कितने तरह की होती है, इस तरह से बात करेंगे। फिर धीरे धीरे आएंगे सोल के ऊपर। सोल भी तो इनफाइनाइट है, थ्योरी ऑफ मैनीनेस, हेटेरोडॉक्स एक्ट, ऐसे कंप्लीट नॉलेज आएगा। धीरे 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 कंप्लीट चीज आएगी। चारवाक ने स्पेस और टाइम को नहीं था, ये स्पेस और टाइम को भी मान लेंगे ऑब्जेक्ट, सबको ऑब्जेक्ट बना देंगे। इन्होंने आत्मा को भी ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, हर चीज को ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे। सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, द्रव्य। तो अब तुम्हें क्या करना है? देखो तुम्हें क्रिटिसिज्म करना है। देखो तुमको जैन फिलॉसफी के अंदर मान लो शादवाद आ जाता है, ठीक है, तो तुम्हें शादवाद की डेफिनेशन और ये सब चीजें, सब भंगिन है और ये सब चीजें लिख देनी है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या लिखना है? फिर तुम्हें उसका क्रिटिसिज्म लिखना है। फिर क्रिटिसिज्म लिखकर वापस से उसका सिग्निफिकेंस बताना है जैन फिलॉसफी। चारवाक में हम सिग्निफिकेंस नहीं बता रहे हैं, समझ लो, लिखने का तरीका समझो। चारवाक क्योंकि पार्शियल थॉट है, ये पार्शियल थॉट नहीं है भाई, ये प्रैक्टिकल थॉट है। जैन और बुद्ध के अंदर क्रिटिसिज्म चाहिए होगा तुम्हें, बिकॉज हेटेरोडॉक्स एक्ट है। अब ये लिखने का तरीका हर फिलोसोफर के अंदर यही बदलेगा, ठीक है, इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन फिलोसोफर इज नॉट पार्शियल थॉट। जैन फिलोसफी क्या है? जैन फिलोसफी को एब्सोल्यूट थॉट तो पता है अपना, कि भाई ये लोग जो है ना, वो देख रहे हैं नीचे, ये लोग है ना, ये समझ नहीं पाएंगे यार, ये लड़ाई करने लग जाएंगे। अब इनको कुछ मैंने बता दिया तो ये नीचे वाले लोग जो है ना, इनको ऐसे बोलना है कि तुम सब राइट हो, तुम सब सही हो, तब जाकर ये शांति से काम करते रहेंगे। एक को बोल दिया कि भाई नहीं, शिव वाले सही हैं, तो शिवाइट्स जो होंगे वो वैष्णवाइट से लड़ने लग जाएंगे, मार काट देंगे उनको कि हम सही हैं एब्सोल्यूटनेस के अंदर। क्रिश्चियनिटी को वाले बोल देंगे क्रिश्चियनिटी तुम सही हो, तो और किसी को रखने नहीं देंगे। तो ये सब बोलते हैं सब रिलेटिव हो भाई, सुख से रहो, मल्टीकल्चरिज्म में रहो। तो देखो हमको क्या करना है जैन फिलोसफी के अंदर, ये समझो। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जैसे शादवाद पे क्वेश्चन आ जाता है, तो शादवाद का कंसेप्ट तुमने बता दिया, ये कंसेप्ट बता दिया। फिर तुमने एग्जांपल जो भी देने थे आपको, 6 ब्लाइंड मैन और एलिफेंट वाला एग्जांपल देकर बता दिया उसको, सब भंगी न्याय लिख दिया इसके अंदर। फिर इसको क्या करोगे तुम? क्रिटिसाइज करोगे। फिर बताओगे नहीं नहीं, क्रिटिसाइज तो हमने, इन्होंने फिलोसफिकली तो उसमें बहुत सारी फॉल्ट थी, पर ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, इस फिलोसफी का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। तो आपने क्रिटिसिज्म भी लिख दिया, आपने कंसेप्ट भी लिख दिया और उसका सिग्निफिकेंस भी बता दिया कि क्या वो कहना चाह रहा है। वो इतना मूर्ख थोड़ी ना है जो एब्सोल्यूट को डिनाई करेगा, वो तो मानता है कि हमारी थ्योरी जो है वो एब्सोल्यूट है।
पर वो कर क्यों रहा है? जिससे कि प्रैक्टिकल थॉट के अंदर आए, प्रैक्टिकलनेस के अंदर आए। तो देखो, Jain philosophy is full of contradiction and has many possible faults or philosophical faults. This is philosophical faults, many philosophical faults. Philosophical faults, philosophical point of view से तो वो सही है, पर अगर हम practical thought के point of view से देखेंगे तो तुम समझ ही रहे हो कि क्या बोल रहा है। But in reality it is a very practical thought which by making knowledge relative, जो कि knowledge को relative बनाकर leads toward the assimilative thoughts like religious pluralism, multiculturalism, religious tolerance, etc. यहां पर तुम्हारा आंसर खत्म होगा। अगर तुम ये लास्ट की 2 लाइनें लिख दोगे ना तो तुम्हारे आंसर के अंदर एक नई तरह की रिफ्लेक्शन आ जाएगा, नया तरह का आंसर का डायमेंशन आ जाएगा कि हाँ बच्चे को पूरा समझ में आ गया, ये रटने वाला बच्चा नहीं है, इसने जैन को समझा है कि जैन का थॉट कहना क्या चाहता है, ये चीज इसने समझी। इसको ये पता है कि जैन प्रैक्टिकली बोल रहा है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मान लो किसी के माइंड को पढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुमको कुछ चीज बोलूं, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाए यार इसके बोलने के पीछे रीजन ऐसा है, आदमी तो अच्छा ही है पर बोलने के पीछे रीजन ऐसा है, तो मतलब तो यार तुम तो उसको उस सामने वाले को समझ के इतनी मैच्योरिटी आ गई तुम्हें। जैसे बहुत अच्छा आदमी है, वो कभी तुमको कुछ ऐसी बात बोल दे कि जो हर्ट करने वाली, पर तुम्हें समझ में अच्छा इसलिए बोल रहा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ नहीं नहीं है। तो मतलब तुम होलिस्टिकली देखो। अगर तुम जैन फिलॉसफी को तुम बोलो कि भाई जैन फिलॉसफी ने देखो नॉलेज को एब्सोल्यूट बना दिया, एब्सोल्यूट को रिलेटिव बना दिया, एब्सोल्यूट को रिलेटिव बना दिया, बट द थिंग इज दैट कि जैन फिलॉसफी का थॉट जो था वो फिलॉसफी समझाना भी नहीं चाहता था, फिलॉसफिकली कॉन्ट्रडिक्शन करते रहो, जैन को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो एक प्रैक्टिकल थॉट देना चाह रहा है सोसाइटी को कि भाई मिलकर रहो। उसके लिए उसको ये बोलना पड़ेगा सब कुछ रिलेटिव है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आप को एब्सोल्यूट मान लिया तो सामने वाले को नीचे वाला मानोगे, और सामने वाले को नीचे वाला मानोगे, रिलेटिव मानोगे, तो उससे लड़ाई करोगे, उसको टोलरेट नहीं कर पाओगे, उसको असिमिलेट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज हाउ द थिंग विल गो ऑन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ जैन फिलॉसफी के अंदर आपको ऐसा लिखना है। अब मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया है, और कोई क्वेश्चन है? देखो इसमें क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए इसके ऊपर, कैसा भी क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में, प्लीज आस्क मी। सर जब शादवाद के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसके हम आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो फिर जो कंक्लूजन होगा उसमें मतलब इसका क्रिटिसिज्म लिखना होगा या इसका सिग्निफिकेंस दिखाना होगा? क्रिटिसिज्म लिखकर, बॉडी पार्ट के अंदर क्रिटिसिज्म लिखकर फिर सिग्निफिकेंस दिखाना होगा। कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस। हाँ, कंक्लूजन के अंदर सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस की जो 2 लाइनें हैं दैट इज फॉर द कंक्लूजन ओनली। ओके अगर सर। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आता है सिंपल एक्सप्लेन, अब यहाँ पे चीजें बदलेंगी, सिंपल एक्सप्लेन आता है तो सिंपल एक्सप्लेन करो और क्रिटिसिज्म को थोड़ा छोटा कर दो और फिर कंक्लूजन लिख दो। क्रिटिकली इवेल्युएट आता है तो क्रिटिसिज्म को बड़ा कर दो। ये तुम्हारे हाथ में होना चाहिए कब छोटा करना है, किसको कब। इनके कीवर्ड्स के बारे में भी बताएंगे तुम्हें, ये वीकली टेस्ट जो होगा उससे पहले तुमको कीवर्ड्स के बारे में चीजें समझाएंगे। और अभी ये यस समझो कि अगर मान लो एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, जैसे नोट, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो जनरल क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोट्स कीवर्ड है। तो हम ये बता रहे हैं पहले कंसेप्ट लिखो शादवाद का, शादवाद का कंसेप्ट लिखकर उसको क्रिटिसाइज करो, ठीक है। क्रिटिसाइज करके क्या करोगे तुम, फिर तुमको कंक्लूड वापस सिग्निफिकेंस को बताना होगा। जैन फिलॉसफी को ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते जैसे चारवाक को रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि चारवाक मटेरियलिज्म का थॉट दे रहा था, यहाँ पे थॉट अलग है, और थॉट के बेस पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। ये बात है ना, जो पूरा फिलॉसफी पढ़ भी लेते हैं, फिलॉसफी के ऑप्शन से पास भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी ये बात समझ में नहीं आती लास्ट तक। इसलिए देखो फिलॉसफी के अंदर क्या होता है कि फिलॉसफी के अंदर कभी कभार जिसके मार्क्स आते हैं तो उसके तो मार्क्स तो बहुत ज्यादा आते हैं, 300 प्लस मार्क्स तक लेके चले जाओगे अगर समझ में आ गई। नहीं तो क्या होता है 250 270 इस तरह के मार्क्स रहते हैं। और जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ वैसे तुम कर लोगे ना, तो बिलीव मी इतनी आंसर राइटिंग कोई नहीं करेगा पूरी फिलॉसफी ऑप्शन के अंदर, इतने थॉटफुल वे के अंदर कोई नहीं पढ़ेगा फिलॉसफी ऑप्शन के अंदर। सब सोचेंगे छोटा सब्जेक्ट है रट लो, और फिर बोलेंगे कि यार इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते। और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखो फिलॉसफी सब्जेक्ट उठेगा ही। पिछले 5 साल से देख लो फिलॉसफी सब्जेक्ट उठ रहा है।
हिंदी लिटरेचर, फिलोसफी सब्जेक्ट, इन सबको क्या करेंगे, दर्शन को, इनको सबको प्रमोट करते हैं, स्केलिंग करते हैं जब इसके अंदर ज्यादा मार्क्स आते हैं। स्केलिंग तो समझते होगे तुम लोग। तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखो कि जैसे हिंदी लिटरेचर वाले हैं तो उनका ज्यादा प्रेफरेंस आता है, फिलोसफी वाले होंगे, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो होंगे ना, उसका ज्यादा प्रेफरेंस आ जाता है जब बीजेपी का गवर्नमेंट आता है, तो ऐसा बोला जाता है। और जब तक तुम रहोगे जब तक तो बीजेपी का ही रहेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें ये समझो कि सिग्निफिकेंस ऑफ जैन फिलोसफी के अंदर ये आपको, ये थॉट्स आपको समझ में आया कि सिग्निफिकेंस क्या है। तुम तो प्रैक्टिकल समझ गए हो ना, वो फिलोसफिकल। अब तुमको ये देखो, तुम थोड़ा ऊपर खड़े होकर सोचो ये कि जैन ने कुछ थॉट बोला, तुमको ये पता है कि ये भाई क्यों बोला है। ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुमको ये पता है कि ये क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्रिटिसाइज करना है, ये अपोजिशन में, इनको अपोज ही करना है, चाहे कैसा भी बिल पास हो, इनको अपोज ही करना है। तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके, बस उसको एब्सोल्यूट और रिलेटिव को पकड़ के इसको पूरा क्रिटिसाइज कर दिया। फिर तुमको ये बताना होगा कि नहीं नहीं, जैन देखो एक्चुअल में ये बोलना चाहता था, ठीक है फिलोसफिकली तो तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर प्रैक्टिकल मैनर के अंदर जैन फिलोसफी ये बोलना चाह रही थी, रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरिज्म लेकर आना चाह रही। तब तुम्हें ऐसा लगेगा, तब एग्जामिनर को लगेगा हाँ अब पूरा चीज इसने लिख दिया है, अब कुछ नहीं बचा है। अगर तुम सिर्फ ये लिख कर आते कि जैन शादवाद का थॉट क्या है, क्रिटिसिज्म नहीं लिखते, तो तुमको बिल्कुल ही नंबर कम मिलते। फिर तुम क्रिटिसिज्म भी लिख दियो, ठीक है, फिर तुम उसका सिग्निफिकेंस भी लिख दियो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने पूरा आंसर लिख दिया है, दैट इज ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको शादवाद और अपन ने सप्तभंगी न्याय को अपन ने पढ़ा। अब हम ये देखते हैं भाई, देखो कि शादवाद जो है कि रिलेटिव नॉलेज जो है, शादवाद और सप्तभंगी न्याय, इन दोनों थॉट के अंदर बच्चों एक बात ध्यान रखो कि हम इसको पढ़ रहे हैं, दिस इज नोन एज एपिस्टेमोलॉजी पार्ट ऑफ, क्योंकि थ्योरी तो है, एपिस्टेमोलॉजी पार्ट ऑफ जैन फिलोसफी। इससे जाएंगे हम मेटाफिजिक्स के पास। मेटाफिजिक्स के अंदर क्या समझोगे तुम, गॉड, सोल और वर्ल्ड। गॉड को तो ये आउटरेटली रिजेक्ट कर देगा कि इनके गॉड तो तीर्थंकर ही होंगे, इनके तीर्थंकर से ऊपर कुछ नहीं, तीर्थंकर इज एब्सोल्यूट, तो गॉड को तो ये मानेगा नहीं। सोल और वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनके बारे में क्या बोलेगा, ये अपन इसके अंदर पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या करा है, शादवाद और सप्तभंगी न्याय को लेकर हम क्या करेंगे, मेटाफिजिक्स को समझने की कोशिश करें। तो शादवाद के अंदर हमने स्टार्ट क्या करा था, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म की ऑब्जेक्ट एज इनफाइनाइट क्वालिटी। तो इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगी उनके अंदर भी इनफाइनाइट क्वालिटी होगी ऑब्वियसली। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अच्छा इससे पहले अपन एक स्टेटमेंट थ्योरी और पढ़ लेते हैं एक बार। मेटाफिजिक्स से जाने से पहले एक और एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट है, ये कभी आ जाती है, स्टेटमेंट थ्योरी क्या होती है ये अपन समझ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट, अभी मेटाफिजिक्स बाद में पढ़ेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी अपन एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर अपन मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, राइट। अब देखो स्टेटमेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट थ्योरी, जैन स्टेटेड दैट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अटेन थ्रू थ्री वेज। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका नॉलेज तीन तरीके से आप उसका नॉलेज ले सकते हो। दुर का मतलब क्या होता है, बैड, और नए का मतलब होता है स्टेटमेंट, बैड स्टेटमेंट। एक तो बैड स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसके अंदर आप क्या करो, दौड़ने का मतलब क्या है, दौड़ने का बैड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि पार्शियल है, पार्शियल है, बट उसको तुम एक्सक्लूसिव मान रहे हो, बट एक्सक्लूसिव मान रहे हो उससे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे प्रिज्म का एग्जांपल ले हम, ठीक है, प्रिज्म का एग्जांपल लेते हैं हम, वही वाले प्रिज्म का। इसके अंदर जो यहां पर खड़ा था ना पर्सन ए, वो बोल रहा है कि यहां पर क्या है, यहां पर ब्लू कलर है। बी बोल रहा है नहीं, प्रिज्म इज ऑफ रेड कलर, और ये सी बोल रहा है नहीं, प्रिज्म इज ऑफ ऑरेंज कलर। तो जब ये है ना, ये लोग बी जो है ऐसे बोले, प्रिज्म इज ओनली रेड कलर, इज हैविंग ओनली रेड कलर। ए आए तो ए को बात ही नहीं मान रहा, ए से बोले, ए बोल रहा है नहीं नहीं ब्लू कलर का, इसकी बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। एक तो ये पार्शियल स्टेटमेंट दे रहा है, देखो दो गलती कर रहा है इसके अंदर, ये टू मिस्टेक ही इज डूइंग। फर्स्ट मिस्टेक इज दैट, एक तो ये क्या कर रहा है, एक तो ये एक्सक्लूसिव सेंटेंस दे रहा है,
प्रिज्म इज ओनली रेड, एक्सक्लूसिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, ये सेंटेंस इसका जो है वो पार्शियल है, ये कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं। हम देखें ना प्रिज्म के अंदर तो ब्लू भी है, रेड भी है, ऑरेंज भी है। तो एक तो पार्शियल सेंटेंस दे रहा है और एक्सक्लूसिव और दे रहा है। अगर इस पार्शियल नहीं होता, कंप्लीट सेंटेंस होता, तब तो एक्सक्लूसिव ले दे भाई, तेरी बात समझ में आती है। बट एक क्या है, तुम्हारा पार्शियल सेंटेंस है और ऊपर से तुम उसको एक्सक्लूसिव और बोल रहे हो कि प्रिज्म इज ओनली रेड, तो ये होता है बैड सेंटेंस। जैसे चारवाक है, चारवाक का सेंटेंस बैड सेंटेंस है कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। एक तो भाई तुम ऐसे बोल रहे हो परसेप्शन इज नॉलेज, ठीक है, उसको भी तुम ओनली लगा के बोल रहे हो, इन्फरेंस और इनको रिफ्यूट कर रहे हो फिर। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, दैट इज नोन एज दुर्ण्य। हम तीन तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। जैन फिलॉसफी क्योंकि बिलीव करती थी कि स्टेटमेंट इज इक्वल टू, स्टेटमेंट और सेंटेंस इज इक्वल टू नॉलेज, तो स्टेटमेंट थ्योरी देनी पड़ेगी जैन को। तो जैन इज सेइंग दैट वी कैन डिलीवर थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज दुर्ण्य। दुर्ण्य का मतलब क्या है? बैड स्टेटमेंट। बैड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूसिव भी कर रहे हो और क्या कर रहे हो, पार्शियल भी कर रहे हो। व्हेन सेंटेंस इज एक्सक्लूसिव एंड पार्शियल देन इट इज नोन एज वर्ब दुर्ण्य। अच्छा, एक मान लो बी ऐसे बोलता, मान लो कि प्रिज्म इज रेड कलर, इज हैविंग रेड कलर, तो ये इतना खतरनाक सेंटेंस नहीं है ना जितना पहला वाला था कि इज ओनली हैविंग द रेड कलर। अगर ये बोलता है प्रिज्म इज ओनली हैविंग द रेड कलर देन इट इज वेरी एक्सक्लूसिव सेंटेंस, ठीक है। इससे एक्सक्लूसिव, ये सिर्फ ये बोल रहा है प्रिज्म इज हैविंग रेड कलर, ठीक है, ये इस तरह से बोल रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा दैट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट न। पर ये भी सही नहीं है ना। एक होगा नेक्स्ट इज प्रमाण्य। नेक्स्ट प्रमाण्य। प्रमाण्य का मतलब क्या होगा? इसके अंदर आप प्रमाणित होकर बोल रहे हैं सेंटेंस को, तो जब तुम शाद लगाकर बोलोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रमाण्य हो जाएगा। शाद लगाकर बोलोगे तो सेंटेंस कुछ भी नहीं है। ये बोला है कि तीन तरह के सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है? एक्सक्लूसिव एंड पार्शियल। दुर्ण्य, बैड स्टेटमेंट। बैड स्टेटमेंट, एक्सक्लूसिव एंड पार्शियल। एक्सक्लूसिव एंड पार्शियल, ये बैड स्टेटमेंट। सेकंड इज ने, that is known as what? That is partial statement only, not exclusiveness में नहीं जा रहे इसके अंदर। यहां पर क्या है? यहां पर हम प्रमाण्य के अंदर हम शात लगाकर बात कर रहे हैं। सिंपल। अरे सेकंड वाला समझ में नहीं आया ना, ये जो आपने लिखा पार्शियल। अच्छा बता देते हैं, देखो पार्शियल मतलब ये ऐसे बोल रहा है, मान लो बी ऐसे बोल रहा है कि प्रिज्म इज हैविंग रेड कलर, रेड कलर, तो इसके अंदर ओनली नहीं लगा रहा ना, नहीं सर, है ना, ओनली नहीं लगा रहा, तो ये एक्सक्लूसिवली तो नहीं बोल रहा। जैसे मैं बोल दूं परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो मैं क्या कर रहा हूँ? परसेप्शन को तो मान रहा हूँ, रिफ्यूट तो नहीं कर रहा इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी। जब मैं देख लूंगा इन्फरेंस को तो इन्फरेंस को भी मान लूंगा। तो जब मैं बोलूं परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज देन इट विल बिकम एक्सक्लूसिव प्लस पार्शियल। अभी तो ये सिर्फ पार्शियल ही है, परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, अभी तो ये सिर्फ पार्शियल है। और जब मैं बोलूं परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज देन इट विल बिकम व्हाट? देन इट विल बिकम पार्शियल भी और एक्सक्लूसिव भी। इसका मतलब क्या हो? तुम बोल रहे हो कि मैं ही सही हूं, बाकी जो भी आएगा उसको क्रिटिसाइज कर दूंगा। तुम इसमें बोल रहे हो कि यार ये चीज मैंने देखी, ये सही है। अगर इसी सेंटेंस को तुम शात लगाकर बोल दो तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। शात, परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सर शात भी तो एक टाइप का पार्शियल ही हुआ ना। पार्शियल, देखो शात पार्शियल हुआ, बट इसके अंदर क्या बोल रहे हो तुम? प्रमाणित करके बोल रहे हो ना इसको कि हाँ भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस है, ये सही भी हो सकता है एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम के अंदर, ये सही है। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो बोल रहे हैं कि तुम सेंटेंस दो तो क्या करो, ये देखो सेंटेंस पे बहुत फोकस करे। ये कह रहे हैं सेंटेंस दो ना,
तो तुम है ना हमेशा कंडीशनल सेंटेंस दो। यहाँ पर तो क्या करने लग गए तुमने बोल दिया परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो हमें क्या लगेगा कि भाई ये क्या है, परसेप्शन को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मान रही है। तो अगर तुम ऐसे बोल दोगे कि नहीं देखो एक पर्टिकुलर स्पेस टाइम कंडीशन के अंदर परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो दैट विल बी द बेटर सेंटेंस और दैट विल बी द प्रमाण। नए में ऐसी कोई गलती नहीं बोली। जैसे मैं बोलूं कि योर क्लास विल बी 8 AM, मैंने कल बोला था कि आप लोगों का क्लास ऑफिशियल टाइमिंग जो है वो 8 AM है, मैंने गलत बोला था, मैंने उस वक्त नया सेंटेंस बोला था। मेरे को बोलना चाहिए था कि भाई तुम्हारी क्लास शायद 8 AM हो सकती है, क्योंकि आज क्लास फिर 8:30 हुई थी ना बच्चों। तो मैं तो गलत हो गया ना कल के सेंटेंस के हिसाब से। आज 8:30 क्लास हुई है ना, कल मैंने बोला था आपको कि ऑफिशियल टाइम क्लास का 8 AM है, मैंने गलत बोल दिया। मुझे बोलना चाहिए था कि शायद कल क्लास का टाइम जो होगा वो 8 AM होगा। तो अब इसमें मैं बचा हूं, मैं सेफ हूं, मैंने लगा दिया है भाई शायद। समझे अविनाश? यस सर। अब देखो उसकी डेफिनेशन समझेंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा। ढूंढने जो है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज पार्शियल एज वेल एज एक्सक्लूसिव, सो व्हेनेवर ए पर्सन डिलीवर्स अ सेंटेंस विद दिस टाइप ऑफ नॉलेज देन इट इज नोन एज बैड स्टेटमेंट, बैड जजमेंट। ढूंढने और दुर्नीति इसको ऐसे बोला जाता है। तो आ जाता है कभी ढूंढने क्या होता है, तो आपको ये समझाना होगा कि इस तरह से ढूंढना होता है, मतलब बैड स्टेटमेंट ढूंढने। कभी स्टेटमेंट थ्योरी आ जाती है तो तुमको ये स्टेटमेंट लिख के आना पड़ेंगे, ढूंढने, न्याय और प्रमाण्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल भी है और एक्सक्लूसिव भी है। ये देखो, ये समझ में आ रहा है सबको? बेलाल आ गया तुम्हें समझ में? यस सर। बेलाल, लक्ष्य? यस सर। ठीक है, तो ये देखो ये ढूंढने हैं जिसके अंदर पार्शियल एज वेल एज एक्सक्लूसिव। अब न्याय क्या होता है, इज दिस नॉलेज इज पार्शियल बट नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है। एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज नया सेंटेंस। सिंपल एक सेंटेंस है जिसको अपन नया सेंटेंस बोलते हैं, पर इसको अभी अपन प्रमाणित नहीं करके बोल सकते क्योंकि इसने शात नहीं लगाया। तो when he is using शात ना, then it will become what, प्रमाण्य। In this type of statement a person considers all circumstances, time, place, condition, ये सारे हम इसके अंदर देखते हैं, that is known as प्रमाण्य। While delivering the statements here the technical term शात is used, यहाँ पर technical term जो होती है वो शात यूज होती है। बस ये क्या हो गया, ये तुम्हारी स्टेटमेंट थ्योरी हो गई। तो स्टेटमेंट थ्योरी के अंदर क्या हुआ, स्टेटमेंट थ्योरी के अंदर कि देखो तीन तरह के स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, एक ढूंढने, एक न्याय और प्रमाण्य। ढूंढने का मतलब क्या होता है, ढूंढने और दो सेंटेंसेस विच आर पार्शियल एज वेल एज एक्सक्लूसिव। तो इसके अंदर सिर्फ आपको ये रखना है कि ये पार्शियल और एक्सक्लूसिव होंगे, ये बैड सेंटेंस होंगे, ये गलत सेंटेंस है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए हमें। सिस्टम के अंदर बोलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। जैसे चारवाक ने बोला था, कंफ्लिक्ट हो गए चारवाक की, सबसे सब लड़ लिए चारवाक से। जैन भी आ जाएंगे, बुद्ध भी आ जाएंगे, ट्रेडिशनल थॉट भी आ जाएंगे लड़ने के लिए चारवाक से। तो ढूंढने के अंदर ये है। न्याय के अंदर क्या है, न्याय के अंदर है कि दूसरा सेंटेंस तुम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम बैड सेंटेंस नहीं बोलोगे, इसको सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो कि तुमने एक सेंटेंस बोले, पर तुमने यहाँ पर क्या है, सारी कंडीशंस को कंसिडर नहीं करा। तो प्रमाण्य के अंदर क्या है, कंसिडर ऑल द कंडीशन। तो आप प्रिज्म के अंदर ऐसे बोलोगे, देखो अब ये देखो, ये इससे समझ में आ रहा है तुमको पूरा। जो यहाँ पर खड़ा है, जब वो बोल रहा है बी इज सेइंग दैट प्रिज्म इज हैविंग रेड कलर, तो मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस होगा ये अविनाश? ढूंढने, न्याय और प्रमाण्य। प्रिज्म इज हैविंग रेड कलर, बताओ अविनाश, ढूंढने होगा, न्याय होगा या प्रमाण्य होगा? अविनाश सुन पा रहे हो क्या? सर न्याय होगा। न्याय होगा, है ना? अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलता हूं, अभी समझो बी अगर ऐसे बोलता है, बी ऐसे बोलता है कि व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट द लेफ्ट ऑफ प्रिज्म, ये कंडीशन दे दी उसने, जब मैं लेफ्ट में खड़ा हूं प्रिज्म के, इतने बज रहे हैं, 9 AM का टाइम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का साउंड आ रहा है, ये कंडीशंस है, ये सर्कमस्टांसेस है, इस जगह पे मैं खड़ा हूं, तब प्रिज्म रेड है। तो ये ज्यादा बेटर होगा या पहला वाला ज्यादा बेटर होगा? सर सेकंड वाला ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम दैट इज नोन एज प्रमाण्य।
सेकंड वाला भी ठीक है, बट ये जो न्याय है वो भी ठीक है, बट प्रमाण्य क्या होगा? प्रमाण्य बहुत ज्यादा ठीक है, इसको प्रमाणित करके तुम बोल रहे हो, इसमें तुम अपने ऊपर कुछ नहीं ले ले। कल को कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई वो रेड नहीं था ब्लू था, तो फिर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो दिस इज हाउ द स्टेटमेंट थ्योरी विल गो। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो जैन के अंदर एक बार देख लेते हैं। जैन के अंदर हमने स्टार्टिंग से थॉट करा था, हमने पहले आपके दिमाग में डाला कि जैन का थॉट मल्टी कल्चरिज्म का थॉट है। फिर हमने ये डाला कि जैन बिलीव्स इन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, यहां से थ्योरी स्टार्ट हो गई कि ऑब्जेक्टिव रियलिज्म पे बिलीव करता है। फिर क्या करेगा? और ये मानता है ऑब्जेक्ट एज इनफाइनाइट क्वालिटी, ये दूसरी चीज होगी, ऑब्जेक्ट एज इनफाइनाइट क्वालिटी। हम है लिमिटेड बीइंग, वी कैन परसीव ओनली सम ऑफ द क्वालिटीज। So whatever sentences we are delivering, that will be partial, incomplete, and conditional. So जैन बोल रहा है भाई जब भी तुम बोलो ना तो शात लगाकर बोलो, मुझे और कोई दिक्कत नहीं, तुम बस शात लगाकर बोल दो। सर अगर पहले सेंटेंस को जैन स्यात लगा के बोलते तो वो सही होता है, मतलब वो प्रमाण नहीं हो जाता। कौन सा सेंटेंस? पहला मतलब दुर्नय का जो है, आप जहाँ पे ओनली लगा के बोले, अगर हम लोग वहाँ पे स्यात और ओनली साथ में वहां लगा पे ओनली लगा दिया तो तुम वैसे ही हो गए ना, तो वो तुम वैसे ही खराब हो गए। ओनली तुमने लगाया जब तुम ऐसे बोलोगे कि perception is only valid source of knowledge, शायद perception is only valid source of knowledge, then also it is wrong। तो ओनली क्यों बोल रहे हो फिर तुम? ओनली बोल दिया तो इसमें ओनली बोलने से तो तुमने पहले ही उसको वो बना दिया एक्सक्लूसिव। समझ में? यस सर। ओनली बोलने से तो तुमने पहले एक्सक्लूसिव बना दिया उसको। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये देखो हमने पहले ये समझा कि ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, ऑब्जेक्ट इज इनफैक्ट, बिल्कुल सिंपल। अब देखो बिल्कुल सिंपल ये हो जाएगा आप तुम्हारे लिए। एक बार जब नॉलेज देनी होती है ना तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बाद में बिल्कुल सिंपल हो जाएगा टॉपिक। अब देखो रट गया तुमको टॉपिक, समझो। ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट क्वालिटी, वी आर द लिमिटेड बीइंग, वी कैन परसीव ओनली द लिमिटेड क्वालिटी, सो whatever we are delivering we should be put शात in this one। टेक्निकल टर्म होता है, शात हमको लगा देना चाहिए, और वो शात जो होता है that is what considering all circumstances, space, टाइम, कंडीशंस एटसेट्रा। एंड शात की जगह इस थ्योरी को बोला गया शातवाद, और शात के अंदर 7 स्टेटमेंट दे दिए। अगर अफर्मेटिव बोलना है तो शात अस्ति, अगर नेगेटिव बोलना है शात नस्ति, अगर तुमको अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बोलना है शात अस्ति नस्ति, और शात अवक्तव्यम। फिर अपन ने 7 सेंटेंसेस ऐसे बना दिए, ठीक है। फिर इसके बाद लोग बाग आए, लोग बाग ने बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुमने तो थ्योरी को रिलेटिव बना दिया, एब्सोल्यूटनेस में होनी चाहिए बात, रिलेटिव बना दिया तुमने। फर्स्ट स्टेटमेंट तुमने या तो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये क्या है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर ही होता है, राइट। फिर तुमको बोल दिया तुमने तीसरे सेंटेंस में शात अस्ति नस्ति क्या बोल दिया कि है भी नहीं भी है, तो और भी खराब है। अवक्तव्यम बोल दिया, और भी खराब है, इनडिस्क्राइबल पे, ठीक है। तुम अपनी थ्योरी को तो एब्सोल्यूट मान रहे हो और दूसरी थ्योरी को रिलेटिव मान रहे हो, इसका मतलब तुमको एब्सोल्यूट के बारे में तो पता है, पर फिर भी तुम एब्सोल्यूट को डिनाई कर रहे हो। ये हो गया इसके क्रिटिसिज्म। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। फिर अपन स्टेटमेंट थ्योरी पढ़े कि भाई जब तुम बोलते हो, मुंह जब भी तुमने खोला है तो 3 तरह के सेंटेंस बोल सकते हो, या तो दुर्नय बोल सकते हो, नया बोल सकते हो, या फिर क्या होता है प्रमाण्य बोल सकते हो। प्रमाण ना बोलो करो भाई, अच्छी बात होती है प्रमाण्य से बोलने से, जैन फिलॉसफी इस तरह से बोलती, कंफ्यूजन नहीं रहता। सर ये चारवाक की जो एपिस्टेमोलॉजी है, परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये तो कंप्लीटली दुर्नय के अंदर आ गया, क्योंकि वो ओनली बोल के एक्सक्लूसिव भी हो गया, और जो सेंटेंस है वो पार्शियल भी है। तो जब चारवाक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कैन वी राइट दुर्नय, मतलब जैन फिलोसॉफी को लेके? नहीं ऐसे मतलब हाँ लिख सकते हो कि चारवाक का सेंटेंस जो अपन लिखते ही है ना, पार्शियल सेंटेंस है, एक्सक्लूसिव सेंटेंस है, वो तो लिखते ही है। नहीं, कैन वी यूज दिस स्पेसिफिक वर्ड दुर्नय? हाँ लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। ओके सर। तो इजी है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो ये सब चीजें आपको पता ही है ना, सब कि बोलना कैसे है, बोलना ही तो सिखा रहे हैं, पहले ही पता था ये तो, इसमें क्या बड़ी बात करते। जो पता है वही तुम्हारा कोर्स है, सारी फिलोसफी तुम्हें पहले ही पता है। तुम्हें ये पता है किसी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, ये बुद्धू है।
बस अब उसको क्या, उनको क्या करना है, उनका समस्या ये है कि संसार वालों को पता तो सब कुछ है, पर इनको कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा देंगे ना, कुछ फॉर्मूला बना के कि अनिकांतवाद पढ़ रहे हैं, शादवाद पढ़ रहे हैं, सप्तभंगी, तो इनको थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर ये उस चीज को मान जाएंगे। वर्ल्ड इज लाइक दैट ओनली। हाँ जोल बोलिए। Sir, what is the meaning of fallacy of petition principle? पेटिटो प्रिंसिपल इज फैलेसी ऑफ सर्कल, बताया तो था। Okay, yes, sir. Okay. Sir, in first question, in previous year paper, there was one question. हाँ Okay, thank you, sir. पेटिटो प्रिंसिपल मींस वही फैलेसी ऑफ सर्कल, उसमें लिखा भी हुआ है आपकी स्लाइड के अंदर। स्लाइड पढ़ लेते ढंग से तो पूछते नहीं है कुछ। Okay, sir. और बाकी के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? काकशा आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। संदीप, लक्ष्य, सीमा। सीमा का तो पता ही नहीं रहता कि है कि क्लास में कि चली गई है। चलो सबको क्लियर है मतलब, ठीक है। तो दुर्नय, न्याय, प्रमाण्य अपन ने ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ ली है। दुर्नय, न्याय और प्रमाण्य ये अपन ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम इसकी मेटाफिजिक्स पे, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज सब्सटेंस। वही चीज है जो कि वहां पर बोले हैं, बस उसको अब सब्सटेंस के ऊपर, अब वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे। ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लगा देंगे। अब शादवाद, सप्तभंगी न्याय को उसके ऊपर लगा दो, गॉड के ऊपर लगा दो, सोल के ऊपर लगा दो, वर्ल्ड के, गॉड को तो मानते नहीं थे, सोल के ऊपर लगा दो, वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा दो, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव रियलिज्म में जब बिलीव कर रहे हैं तो ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट में तो बिलीव कर ही रहे हैं। और फिर ये बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी द्रव्य जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, वो बहुत सारी इसके अंदर क्वालिटीज होती है, इनन्यूमरेबल क्वालिटीज आर देयर। Innumerable characteristics and qualities are there in a what? In a substance. तो substance को ये define करेंगे, substance is that which has innumerable qualities. Characteristics, infinite quantity। जैसे कल आप लोगों ने मेरे को बताया था कि सर इसका ये भी हो सकता है यूज, इसका ये भी यूज हो सकता है, इसकी इनफाइनाइट क्वालिटीज है ना। इसको किसी को फेंक कर भी मार सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे क्या कर सकते हैं अपन, कुछ हिलाकर कुछ मिला भी सकते हैं। जैसे मिल्क के अंदर शुगर मिलानी है तो उसके लिए यूज हो सकता है। ऐसे आपने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई। तो इनफाइनाइट क्वालिटीज है सब्सटेंस के अंदर। और बच्चों फिर ये बोलते हैं कुछ क्वालिटीज जो होती है ना, कुछ क्वालिटीज जो होती है वो हमेशा रहेगी सब्सटेंस के साथ, जब तक सब्सटेंस रहेगा, जब तक सब्सटेंस रहेगा उसके साथ रहेगी। और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो आती रहती है, जाती रहती है। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हर एक पर्सन का कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे मान लो कि किसी एक पर्सन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कभी जाता नहीं है उसके साथ, कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा का नहीं बोलते, उसके अंदर ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है। ऑनेस्टी नहीं जाएगी उसकी, चाहे कुछ भी हो जाए। इंटीग्रिटी उसकी बहुत सॉलिड है। इंटेग्रिटी रिलेटेड टू द ऑनेस्टी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सबको पता है भाई कुछ भी कर लो उसकी ऑनेस्टी नहीं जाएगी। ऑनेस्टी तभी जाएगी जब ये मर जाएगा, उसके साथ साथ इसकी ऑनेस्टी जाएगी। ऐसी जो चीज होती है ना उसको, जैसे हम बोलते हैं कि आपका गुण क्या है। गुण का मतलब ये नहीं है कि आपका वो चीज पूछ रहे हैं, वो गुण का मतलब जो आपके साथ हमेशा रहेगी। गुण आपने देखा होगा जब शादियां होती हैं तो गुण मिलाते हैं, सुना होगा ना, गुण मिलाते हैं कि इसके 19 गुण मिल गए, इसके 21 गुण मिल गए, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो चीज है ना, वो जो गुण है ना, वो ऐसी चीज है जो इसके अंदर हमेशा रहेगी, हमेशा। ऐसा नहीं शादी के बाद वो चली जाएगी, गुण 19 की जगह 10 ही मिलने लग गए, फिर 15 मिलने लग गए, ऐसे नहीं होगा। वो हमेशा तब तक तुम जिंदा रहोगे ना, तब तक तुम्हारे 19 ही गुण मिलेंगे। तो गुण ऐसी क्वालिटीज है जो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। बोलते हैं ना ये बहुत ही गुणी व्यक्ति है। तो गुणी व्यक्ति है तो इसका मतलब क्या है, हर वक्त ही गुणी है। ऐसा नहीं कि आप बोले कितना शांत बच्चा है, कितना गुणी व्यक्ति है, इसके अंदर एक शांति का गुण है, आपने ऐसे बोल दिया और देखा बाहर जाके वो किसी को मार रहा है, तो गलत हो गया तुम्हारा सेंटेंस।
गुण हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो ऐसी क्वालिटी जो हमेशा सब्सटेंस के साथ रहती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गुण। those qualities which remains with the substance till the substance remains, that is known as guna. देखो, a substance has infinite quality, those quality which will remains with the substance is known as गुण। यहां तक कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसी सब क्वालिटीज होती हैं जो कि क्या होती है, जो कि आपके पास आती है, आपके अंदर आती है, फिर चली जाती है। जैसे आज आपका बहुत मूड ऑफ है, मान लो, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा मूड ऑफ है, तो आपके अंदर वो क्या है, मूड ऑफ है, पर वो मूड सही भी हो गया, एक मूवी देख ली, मूड सही हो गया, तो मूड ऑफ आया तुम्हारे अंदर और फिर चला गया। मान लो तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है तो ऐसा थोड़ा ना कि पूरी जिंदगी भर ही गुस्से में रहोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। गुस्सा तो आएगा और फिर चला जाएगा। मान लो तुम्हारे पेन हुआ, ठीक है, मान लो सर में दर्द हो रहा है, सिर के अंदर जब दर्द होगा तो वो कुछ समय के लिए रहेगा ना पेन, ऐसा तो नहीं अनंत काल तक पेन रह जाएगा। तो उसको जो क्वालिटीज जो कि क्या है, बहुत ही एक ही लिमिटेड टाइम तक रहती है, ठीक है, मतलब आती जाती रहती है, उन क्वालिटी को बोलते हैं पर्याय। गुण तो समझ में आ गया। पर्याय का मतलब क्या होता है, पर्याय जो होता है पर धातु से बना है। पर का मतलब होता है, जैसे अपन बोलते हैं परोपकार, मतलब दूसरों का उपकार, मतलब ये पर मतलब क्या है, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी नहीं है, हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आया गुस्सा, चला गया। तो सब्सटेंस जो होता है ना, उसके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटीज होती हैं। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो सब्सटेंस के साथ रहेंगी, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो सब्सटेंस के साथ नहीं रहती है, आती जाती रहती है। जो आती जाती क्वालिटीज है उनको पर्याय बोलते हैं, और जो रहती है सब्सटेंस के अंदर क्वालिटी, उसको गुण बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि गुणी व्यक्ति जब आप बोलोगे, या शादियों में जब गुण मिलाते हैं तो 19 गुण मिल रहे हैं आज, तो भाई लास्ट तक 19 गुण ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ और 19 के हो गए 15 गुण, फिर अगले दिन वापस 21 गुण हो गए, अगले दिन 25 गुण हो गए, ऐसे नहीं होगा। गुण तो मतलब मिल गए तुम्हारे, तो फिर वो लास्ट तक मिलेंगे। इसलिए पहले गुण मिलाकर देख लेते हैं कि भाई अभी तो इनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वी मेड फॉर ईच अदर, पर हो सकता है 2 साल बाद डिवोर्स ले ले, तो अभी गुण मिला लो पहले इनका कि दोनों आपस में कंपेटेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। ऐसा हमारे ज्योतिष के अंदर ऐसा होता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो अभी समझो बच्चों, सब्सटेंस, अब सब्सटेंस की डेफिनेशन देखो। सब्सटेंस इज दैट व्हिच पोजेस इन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली सब्सटेंस। They point out that there are two kind of characteristics. First is substance के अंदर, first is गुण और second is पर्याय। पर्याय क्या है, पर्याय वो है जिसके अंदर आपकी एक्सीडेंटल क्वालिटीज, इसको एक्सीडेंटल क्वालिटीज भी बोलते हैं, कि आएंगी चली जाएंगी, जैसे पेन, एंगर, एक्सीडेंटल क्वालिटीज। गुण क्या होगा, गुण इज एसेंशियल क्वालिटीज, ये तुम्हारा एसेंशियल क्वालिटीज, गुण इज योर एसेंशियल क्वालिटीज, और ये है एक्सीडेंटल क्वालिटीज, राइट। तो गुणास आर परमानेंट, एसेंशियल एंड अनचेंजिंग कैरेक्टर्स। ये इस तरह से परमानेंट होगा, एसेंशियल होगा और अनचेंजिंग कैरेक्टर होगा, ये चेंज नहीं होगा। दे रिमेन इन द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के अंदर रहते हैं। एज लॉन्ग एज द सब्सटेंस रिमेन, जब तक सब्सटेंस रहेगा, जब तक तू रहेगा तब तक तेरे साथ रहेंगे, वो होते हैं गुण। तो गुण जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, आपका बेसिक नेचर, कि भाई आप डिफाइन करते हो हमारा बेसिक नेचर ये है, जो बेसिक नेचर इज नोन एज गुण। विदाउट दिस, बिना इसके सब्सटेंस को आप वही बोल ही नहीं कहेंगे कि सब्सटेंस क्या है। विदाउट इट सब्सटेंस विल सीज टू बी व्हाट इट इज, उसके बिना सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए ही वो है। अब जैसे हम ऐसे बात करें कि भाई, जैसे हम देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी है, उसका एक गुण है कि भाई वो पेशेंस बहुत अच्छे से रख लेता है, कोई कितना क्रिटिसिज्म करे या फिर कभी करे, तो अब वो उसके अंदर क्वालिटी है एक उसकी। हम बोले अगर अगर हम मानकर देखें, हो सकता है कि हमको बेवकूफ बनाता हूँ फील्ड के ऊपर, घर में बहुत लड़ाइया करता था, हमको नहीं पता, पर अगर हम मानकर देखिए तो हम ऐसे समझेंगे कि ये इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो उस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को जब हम समझेंगे ना,
उस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मानेंगे तो ये इसके साथ तभी आएगा जब इसकी मौत हो जाएगी, तभी ये इसके साथ साथ जाएगा। बिना इसके महेंद्र सिंह धोनी को तुम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं जैसे अशोक खेमका, उनके साथ ऑनेस्टी रहेगी रहेगी, उनका कितना भी ट्रांसफर कर दो। आई थिंक 51st ट्रांसफर हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले, 51 बार उनका ट्रांसफर हो गया। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई स्कैम खोल देते हैं, ऑनेस्ट है। बोला कि भाई मार दो मुझे पर ऑनेस्टी मेरे से नहीं जाएगी। कोई ऐसे होता है ना, कोई मूवी के अंदर डायलॉग होता है कि चाहे तुम मेरे को मार दो पर मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मतलब मेरे अंदर एक गुण है इस काम को नहीं करने का, मैं नहीं करूंगा इसको, चाहे से तुम मेरे को मार दो, मेरे मरने के साथ ही वो वाला गुण रहेगा जब तक मेरे साथ। दैट इज नोन एज इंटेग्रिटी इन द एथिक्स पेपर। सिंपल बात है, ये सब चीजें, ये एथिक्स कहां से निकल के आएगा, ये एसेंशियल क्वालिटीज ही होती है, इंटेग्रिटी का होता है। इसको पढ़ने के बाद एथिक्स विल बिकम ए चाइल्ड गेम फॉर यू। और हमारे पास समय रहा तो हम आपको एथिक्स भी पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें पढ़ाने के लिए। तो जो इंटेग्रिटी, मोरल वैल्यूज, इथिक्स, ये सब चीजें क्या है इसके अंदर, ये सब चीजें तो इसमें आ रहा है। एटीट्यूड, ये सब चीजें तो आई नहीं है इसके अंदर। इसके बाद इथिक्स नहीं, सारी सब्जेक्ट तुम्हारे लिए हो जाएंगे बहुत इजी। ठीक है, तो गुणास आर दो सब्सटेंस। अब जैसे सोल है, अब जैसे एग्जांपल देते हैं, सोल इज ए सब्सटेंस, इनकी अभी सब्सटेंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सोल इज ए सब्सटेंस और उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस। तो अब कॉन्शियसनेस सोल में से तभी जाएगी जबकि सब कुछ सोल के साथ हमेशा रहेगी। जब सोल खत्म होगी जब जाकर कॉन्शियसनेस खत्म होगी, और सोल रहेगी तो कॉन्शियसनेस रहेगी। क्योंकि बिना कॉन्शियस के तुम सोल को नहीं डिफाइन कर सकते। सोल क्या है, कॉन्शियस ही होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या है, वो तो बॉडी होती है। जब सोल इस बॉडी में से निकल जाती है, सोल निकल गई मान लो इस बॉडी के अंदर से, तो ये सिर्फ बॉडी रह गई, बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस। सोल की जाते ही कॉन्शियसनेस भी चली गई बॉडी में से, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमेशा वहीं रहेगी, यहाँ पर सोल रहेगी। ऐसे इसके अंदर बोला जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस डेफिनेशन है, सब्सटेंस इज दैट व्हिच हैज innumerable qualities and these qualities are divided into what? These qualities are divided into two types: good or prior, essential quality or accidental quality. Essential qualities are those quality which remains until the substance remain, till the substance remain. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोल की कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसको पढ़ो एक बार, आप खुद पढ़ो एक बार। गुणास आर परमानेंट एंड एसेंशियल एंड अनचेंजिंग कैरेक्टर्स। They remain in the substance as long as the substance remain. Without this, substance will cease to be what it is. बिना consciousness के क्या soul? Hence the substance and attributes are inseparable. जो substance होते हैं और attributes हैं वो inseparable हैं, and they are because they are permanent essence. For example, consciousness of soul. जैसे रेड कलर है तो उसकी रेडनेस जो है, रेड कलर, जब तक उसके अंदर रेडनेस है तब तक ही उसको रेड कलर बोलोगे। एक बार रेडनेस चली गई तो वो रेड कलर भी गया। ये है गुणास। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं प्राय। प्राय क्या है? एक्सीडेंटल है, नॉन एसेंशियल है एंड चेंजिंग कैरेक्टर्स है, नोन एज मूड। मूड मतलब मॉडिफिकेशन। ये क्या है? डिजायर, प्लेजर, पेन, लव, हेट, ये होता है इसके अंदर। दे कम एंड गो, सक्सीड वन अनदर। डिजायर जैसे हो गया, प्लेजर हो गया, पेन हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, इस तरह का ही होता है। इट इज थ्रू such characters that a substance undergo change or modification. substance के अंदर change और modification आता रहता है। तो अब ये बात समझो, substance को अगर, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, substance को अगर हम देखें तो substance के अंदर कहीं ना कहीं परमानेंसी है कि नहीं है? बिलाल बताए, substance के अंदर कहीं ना कहीं परमानेंसी दिख रही है आपको? यस सर। और कहीं ना कहीं इसके अंदर चेंजिंगनेस भी दिख रही है, यस और नो? यस यस। ठीक है, तो इसके अंदर सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट भी है और चेंजिंग भी। अपन कह सकते हैं इसको कि सब्सटेंस इज वन विच इज परमानेंट एंड विच इज चेंजिंग। और बहुत बड़ा चीज बताने वाले हैं, इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चीज आएगी जो आपको लिखना ही आंसर। मैंने बोला सब्सटेंस को तुम अगर एसेंशियल क्वालिटी से देखो
सब्सटेंस इज व्हाट? सब्सटेंस इज परमानेंट, और सब्सटेंस को एसेंशियल क्वालिटी से देखो तो सब्सटेंस इज व्हाट? सब्सटेंस इज चेंजिंग। तो दोनों है ना, परमानेंट भी है और चेंजिंग भी। सोल की बात करते हैं, चलो सोल को परमानेंट कौन बोलता है बच्चों? सोल इज परमानेंट, वन इटर्नल, कौन सा थॉट बोलता है? कोई भी बताओ। ट्रेडिशनल थॉट्स। ट्रेडिशनल थॉट, वेरी गुड, ट्रेडिशनल थॉट। और ये बताओ सोल कैसे क्या बोलता है कि सोल इज मोमेंटरी, सोल कीप्स चेंजिंग? बुद्ध सर, बुद्ध बुद्ध फिलोसफी। बोलता है, वेरी गुड। ट्रेडिशनल थॉट और बुद्ध थॉट के बीच का मध्यम मार्ग कौन है? मध्यम मार्ग टर्म जो होता है बुद्ध के लिए यूज होती है, पर यहां पर मध्यम मार्ग कौन निकाल रहा है? जैन। कि सब्सटेंस, सोल जो है एक सब्सटेंस है, वो क्या है? वो परमानेंट भी हो सकता है और चेंजिंग भी हो सकता है। दोनों लिया है ना इसके अंदर। ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम है। ये एक्सक्लूसिव में बोल रहा है, ये भी एक्सक्लूसिव में बोल रहा है। इसने कहा कि नहीं नहीं, यस है, दोनों चीजें इसके अंदर। सोल के अंदर क्या है? सोल के अंदर परमानेंसी भी है और सोल के अंदर चेंजिंगनेस भी है। तो दो एक्सट्रीम के बीच में जैन फिलॉसफी कैसे बात करती है? ऐसे बात करती है। ऑर्थोडॉक्स को और बुद्ध को मिला दिया ना, एसिमिलेटिव थॉट, ये समझो। हर जगह पकड़ पाओगे ये सब चीजें। एसिमिलेटिव है तो मतलब कोई भी एक्सट्रीम बात नहीं करनी है। ये भी एक्सट्रीम है कि सोल कीप्स चेंजिंग। भाई हमेशा थोड़ी ना कुछ चीजें तो सेम रहेगी। तो जैन फिलॉसफी का थॉट एसिमिलेटिव थॉट है। मिला दिया ना दो थॉटों को, बुद्ध को मिला दिया, ट्रेडिशनल थॉट को मिला दिया। बुद्ध बोलता है सोल कीप चेंजिंग, ट्रेडिशनल सोल इज परमानेंट। दोनों लड़ रहे हैं आपस में। जैन है कि भाई बात क्या है बताऊंगा। बोले यार ये बोल रहा है कि सोल चेंज होती है। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि सोल, तो दोनों का सही हो गया। लो भाई झगड़ा खत्म। मल्टीकल्चरिज्म। This is how the Buddha will think. Oh, Jain will think, right? और Jain will create assimilation in the society. अब ये सब चीजें बुक्स में दे रखी तुम्हें, पर बुक्स में ये नहीं दे रखा कि इसलिए ये चीज इस तरह से। मल्टीकल्चरिज्म का थॉट है, ये सब चीजें नहीं दे रखी। ये सब चीजें आपको क्या है? ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यार भाई हर चीज को मल्टीकल्चरिज्म के एंगल से देखोगे तब पता लगेगा। थीम पता चल गई उसका। चारवाक का हर चीज मटेरियलिज्म के ऊपर नहीं था क्या? उसका एपिस्टेमोलॉजी से लेकर मेटाफिजिक्स से लेकर उसने इतनी मेहनत करी। सब चीजें क्या लास्ट में क्या कहना चाहता था? मटेरियलिज्म कहना चाहता था। अगर लोग पहले ही मान जाते, मटेरियलिज्म बोलता वो मान जाते, तो उसको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतने सबसे लड़ना नहीं पड़ता। कहाँ परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज लेकर आया है, इन्फेरेंस को क्रिटिसाइज करा, कंपैरिजन को, टेस्टिमनी को, सबको परसेप्शन मान क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको मटेरियलिज्म लेकर आना है। जैन क्यों कर रहा है भाई ये सब? कहाँ शादवाद लेकर आया, कहाँ सप्तभंगे 7 सेंटेंस दे दिए, उसके क्रिटिसिज्म हो गए। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये बताना है कि भाई मल्टीकल्चरिज्म है सिस्टम के अंदर। क्यों सोल को उसको मैनी करना पड़ रहा है? बिकॉज बहुत सारी सोल है यार। सोल के अंदर परमानेंसी भी है तो चेंजिंग भी है। क्या दिक्कत आ रही है? दोनों लो ना। कहां तुम एक्सट्रीम में घूम रहे हो? जैन विल से लाइक दैट। चलो आगे चलते हैं। तो अब इन्होंने देखो सब्सटेंस जो होंगे ना, ये आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है? इसके अंदर और भी है। देखो सब्सटेंस जो होंगे, आज अपन ये चार्ट समझ लेते हैं, फिर चार्ट समझ लेंगे। कल इसको पूरा एक एक थॉट को पढ़ लेंगे। जैन फिलॉसफी खत्म, कल जैन फिलॉसफी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर क्या है? एक्सटेंडेड सब्सटेंस है जो कि फैल सकता है। अस्थि का है। अस्थि का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी बॉडी है, काय का मतलब क्या होता है? बॉडी। बॉडी की तरह है, मतलब बॉडी क्या करती है आपकी? फैलती है। जब बचपन में तो छोटे से थे, ठीक है, बड़े होते गए तो तुम्हारा बॉडी क्या है? फैल रहा है। बॉडी उतना ही तो नहीं रह गया, बॉडी फैल रहा है। तो अस्थि काय का मतलब जो एक्सटेंड कर सकता है, कहने का तरीका है बस। तुम लिखना चाहो तो लिखो, अस्थि काय नहीं याद होता है तो मत लिखो। एक्सटेंडेड सब्सटेंस। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक्सटेंडेड, एक नॉन एक्सटेंडेड। समय को, टाइम को ये नॉन एक्सटेंडेड मानते हैं जैन फिलोसॉफी। अभी सिर्फ चार्ट देखेंगे, ठीक है?
फिर एक्सटेंडेड के अंदर भी, अस्थिकाय के अंदर भी दो तरह के होते हैं, जीवा और अजीवा। जीवा और अजीवा, देखो हर चीज के अंदर इनफाइनाइट है ना। देखो ये क्या है, एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड के अंदर भी दो में डिवाइड कर दिया, प्लूरलिज्म दिखा रहा है। जीवा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इमेंसिपेटेड जीवा और बद्ध जीवा, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अजीवा इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, पुद्गल, धर्म, अधर्म, स्पेस। पुद्गल अगेन डिवाइडेड इनटू अणु, परमाणु। अणु अगेन डिवाइडेड इनटू अर्थ, फायर, एयर, वाटर। परमाणु इज द कंपाउंड ऑफ दिस वन। सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाला है, इससे तुम्हें बता रहा हूं। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब समझो क्या है। यहाँ पे धर्म का मतलब एथिकल नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब है मोशन, विच प्रोवाइड यू मोशन। अधर्म का मतलब है विच प्रोवाइड यू रेस्ट। मतलब इस संसार में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं, जैसे तुम आईएएस का एग्जाम करो, इसको ऐसे समझो, जैसे तुम आईएएस के एग्जाम क्लियर कर, एस्पिरेंट हो, आईएएस एस्पिरेंट हो, तो तुम्हारे यहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें भी होंगी तुम्हारी लाइफ के अंदर जो तुम्हें इसके आईएएस एग्जामिनेशन के तक पहुंचने के लिए बहुत ही प्रेरित कर रही है, एनकरेज कर रही है तुम्हें। दे आर एनकरेजिंग यू, ठीक है, कि आपको आईएएस एग्जामिनेशन करना है। कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसी ताकत है जो तुमको क्या कर रहा है कि नहीं नहीं आईएएस एग्जाम क्या कर रहा है यार, बिजनेस कर ले, देख तेरा फ्रेंड बिजनेसमैन है, कितना कमा रहा है। कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है कोई फ्रेंड, तो वो भी तुमको आईएएस के इससे डेविएट कर रहा है। कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको डेविएट कर रही है, तो उन पावर्स को बोला गया अधर्म। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन पावर को बोला गया क्या है, इन पावर को अधर्म बोला गया, ठीक है, इसको बोला जाएगा अधर्म। और धर्म क्या है, विच इज प्रोवाइड यू मोशन, जो आपको मोशन प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज धर्म। जो मोशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नोन एज धर्म, जो आपको एनकरेज कर रहा है इनके लिए, दैट इज नोन एज धर्म। कहने का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि यहाँ पे धर्म क्या है, मोशन। जैसे कि फिश का धर्म क्या है, फिश का धर्म है वाटर। मछली का धर्म क्या है, वाटर, पानी है इसका धर्म। मछली पानी इसको क्या करता है, मोशन के अंदर कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई पर्सन जा रहा है, ट्रैवलर, तो ट्रैवलर अगर मान लो जा रहा है, बहुत धूप पड़ रही है, तो शैडो विल एक्ट एज व्हाट, शैडो देखते ही वो क्या करेगा, यहाँ पर नीचे रुक जाएगा थोड़ी देर, और फिर थोड़ा ठंड लगेगा, मतलब ठंडी हवा चलेगी तो वो सो भी सकता है। जो ट्रैवलर था जिसको चलना था वो सो गया। शैडो एक्ट एज व्हाट, रेस्ट। पढ़ेंगे अपन धर्म और अधर्म को, मतलब वैसा नहीं देखना है, पाप पुण्य की तरह नहीं देखना है, ठीक है। स्पेस के अंदर अगेन स्पेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टाइम अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। स्पेस इज डिवाइडेड इन लोक आकाश और अलोक आकाश। इसके अंदर काल, सिंपल काल और अलौकिक काल, इस तरह से हो गए, राइट। आगे चलकर अपन इसको सब पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस है, आप देख रहे हो यहाँ पे सब्सटेंस स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ होती है एसेंशियल क्वालिटीज, गुण और एक। सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्सटेंडेड सब्सटेंस और नॉन एक्सटेंडेड सब्सटेंस। दिस जीवा इज आल्सो सब्सटेंस, ठीक है, एक्सटेंडेड सब्सटेंस है। अजीवा इज एक्सटेंडेड सब्सटेंस, ठीक है। टाइम इज नॉन एक्सटेंडेड सब्सटेंस। इन सबको अपन डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। फिर जीवा जो होती है वो मैंने बताया था आपको, इमेंसिपेटेड फॉर्म और फैक्टर्ड फॉर्म, बद्ध फॉर्म। बद्ध फॉर्म के अंदर मूविंग, नॉन मूविंग, ये सब इजी है, बिल्कुल इजी है ये वाला सब कॉन्सेप्ट। ये हम आपको कल इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ लिया है कि शादवाद का, आज हमने क्या करा है, शादवाद से हम सप्तभंगी न्याय पे बढ़े, और सप्तभंगी न्याय के अंदर से हमने क्रिटिसिज्म देखा उसका, फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा जैन फिलोसफी का, व्हाट इज सिग्निफिकेंस। और इन सब के बाद हम क्या करें, इन सब के बाद हम किसके ऊपर पहुंचे, फिर हम पहुंचे सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस को हमने समझा, उसके दो गुण को समझा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को समझा, गुण और पर्याय, ठीक है, इन दोनों को समझा। फिर हमने गुण के बारे में बात करी, ठीक है, गुण के बारे में बात करी, पर्याय के बारे में बात करी, इस तरह से हमने इसका। फिर हमने सब्सटेंस को, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस समझा। अब कल की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस पूरा पढ़ेंगे, और वो ही आपका यही, ये सब पूरा है ना, यही आपका बचा हुआ ये है। इसके अंदर बॉन्डेज और लिबरेशन जो कंसेप्ट है वो जीवा के अंदर आ जाएगा। फिर अपन एक थोड़ा सा और इसके अंदर टाइम लेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हाफ एन आवर और लेंगे,
मतलब कल की क्लास का ये बचा है और नेक्स्ट क्लास का हाफ एन आवर ये इसके अंदर होगा, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Anybody has any doubt or it is clear? Sir, can we take the substance as soul? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या सर सब्सटेंस को हम सोल की तरह ले सकते हैं क्या? सोल सब्सटेंस ही तो है। सोल एक तरह का सब्सटेंस है, एक्सटेंडेड सब्सटेंस। सोल के अंदर भी इनफाइनाइट क्वालिटी है, इसके अंदर भी इनफाइनाइट क्वालिटी है। ये सब सब्सटेंस ही है, ये सब एक टाइप ऑफ सब्सटेंस है। एक तरह से सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। जीवा इज एक्सटेंडेड सब्सटेंस, अजीवा इज एक्सटेंडेड सब्सटेंस। सोल है, उसका एसेंशियल गुण है कॉन्शियसनेस, और बहुत सारे अनएसेंशियल गुण भी होंगे। समझ गए अविनाश? सर ओके। सर तो फिर गुण और प्राय जो है वो सोल का मतलब सबके अंदर होंगे गुण प्राय। अजीवा के अंदर भी होंगे, जीवा के अंदर भी होंगे, पुद्गल के अंदर भी होंगे, धर्म के अंदर, अधर्म के अंदर, स्पेस के अंदर, सबके अंदर होंगे। जब हमने सब्सटेंस डिफाइन करा है तो हमने एग्जांपल तो ये लिया ना, देखो कॉन्शियसनेस ऑफ सोल इज व्हाट इज द एसेंशियल गुण। Consciousness of soul is the essential guna of substance of soul. Consciousness is essential guna of soul. क्लियर है सबको? कल हम इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है? तो ये आपका अभी तक का क्लास था, ठीक है? अब जिन बच्चों को कंटिन्यू करना है, 5 डेमो वीडियोस हो गए आपके, ठीक है? जिनको कंटिन्यू करना है वो 9,500 रुपीज डिपॉजिट करा दीजिएगा आज, ठीक है? तो कल से अपन फिर क्लास फुल फ्लैज अपन क्लास स्टार्ट कर देते। आज मैं इसका आपको बुकलेट भेज दूंगा, प्लस कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।